हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू द आपका अपना चैनल बायोलॉजी बाइट्स। और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर समीर पांडे। बेटा, आज से कुछ टाइम पहले मैंने आपसे एक वादा किया था कि आने वाले जनवरी में हम लोग एक सीरीज लॉन्च करेंगे, वन शॉट सीरीज, जिसमें आईसीएसई 10th बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे बोर्ड्स के पेपर के लिए, हमारे लिए हो सकता है कि अच्छा साबित हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है। कई सारे सब्जेक्ट होते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि कैसे किसको वक्त दिया जाए। तो इसमें ये आपके लिए अगर जरा सा भी हेल्पफुल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब उसी बेटा वादे को पूरा करने का टाइम आ गया है। आज है 1 तारीख, यानी न्यू ईयर का दिन। तो सबसे पहले आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अब चालू करते हैं अपनी वन शॉट सीरीज, जिसमें आज जो हम लोगों ने चैप्टर उठाया है उसका क्या नाम है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेटा, हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर कवर करेंगे। आप लोग पैनिक ना होइएगा कि पहले एक्सक्रीटरी के उठाया है, शुरुआत से सीक्वेंस से चलना चाहिए था, पहले सेल साइकिल उठाना चाहिए था, फिर जेनेटिक्स पढ़ाना चाहिए था। नहीं, सब कुछ कवर होना है। पढ़ना सब कुछ है ना, कुछ छोड़ के जाया जा सकता है क्या? नहीं, करना सब कुछ है। तो कहीं से तो शुरुआत करनी है, तो जरूरी है सीक्वेंस से ही हो। एक्सक्रीशन से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आज जो चैप्टर उठाया है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जिन बच्चों को 11th में भी बायो लेनी है उनके लिए तो आज मजा ही आने वाली है, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम अगले साल वापस से मिलेगा। क्लास 11th बायोलॉजी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन करके चैप्टर दोबारा से आएगा। तो क्या होगा, कुछ दो चार बातें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी, बस। होना तो इतना ही है। आईसीएससी तो वैसे भी एक पग आगे चलता है, वो 10th में भी 11th कराने की सोचता है। तो यानी कि सिलेबस तो हमारा ऑलरेडी काफी है। अब एक शॉर्ट में इसको कवर करना मेरे लिए भी एक चैलेंज का काम है, और एक साथ आपका फोकस बना के पढ़ ले जाना आपके लिए भी चैलेंज का काम है। क्योंकि हम दोनों के बात पता है कि बीच में अगर हमने लेक्चर को रोका तो फिर फ्लो बिगड़ जाना है, और फ्लो बिगड़ा तो फिर मजा नहीं आनी है। तो आपका पढ़ते समय फ्लो ना बिगड़े और मेरा पढ़ाते समय फ्लो ना बिगड़े, इसके लिए जरूरी है कि इसको एक साथ कवर करना। जहां तक मेरा अंदाजा है कि 2 से 3 घंटे लगेंगे इस लेक्चर को पूरा खत्म होने में, क्योंकि एक्सक्रीशन एक बड़ा टॉपिक है। अब आगे इसमें क्या क्या चीजें होंगी उसके लिए हम आपको कुछ बातें बता दे रहे हैं। हम पढ़ाने स्टार्ट करें इसके पहले 2-3 बातें हैं जो आप जान लीजिए। बेटा, पढ़ाते टाइम हो सकता है इतना वक्त ना हो कि हम हर जो बात आपको समझाने के लिए बोलें उसको यहां पर लिख दें। कई बातें भूल जाते हैं लिखना, पर बोली होती हैं। तो आपको क्या करना है कि लेक्चर देखते टाइम हाथ में पेन कॉपी लेके बैठना है, अपनी टेक्स्ट बुक सामने ओपन रखनी है, ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन भी कर पाओ, और मैं जो यहां पर आपको समझा रहा हूं उसको आप साथ साथ अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाओ। उससे होगा क्या कि जब आप चीजों को लिखते रहोगे साथ, अब आपके अगर नोट्स बने हुए हैं, आपके ये लग रहा है कि लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं बेटा, वो आपकी मर्जी है। पर मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पास एक पेन कॉपी रखना, और जो बात भी इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको ऐसा लगे कि ये आपको नहीं पता थी, उसको तुरंत नोट कर लेना। क्योंकि उस टाइम तो हमें सब कुछ आ रहा होता है, पर जब हम बाद में रिवीजन करने बैठते हैं ना, तो कई सारी बातें भूल जाते हैं। अब बार बार अगर इसको देखने का टाइम, इतना ही टाइम हमारे पास होता तो फिर इस वन शॉट सीरीज की जरूरत क्या पड़ती? समय की दिक्कत है, तो एक ही बार में सब कुछ खत्म भी करना है, तो एकदम पक्का खत्म करिएगा। यानी कि एक बार बैठिएगा तो बिल्कुल इसको डन करके ही फिर छोड़िएगा, दोबारा इसको उठाना ना पड़े, ऐसा इसको फिनिश करना है। ठीक है, तो ठीक है, चालू किया जाए हमारा आज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ने के लिए बेटा पहले ये पता होना चाहिए एक्सक्रीशन क्या होता है। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि लेक्चर हमारा कैसे मूव करेगा। ठीक है, मूव करने का मतलब कि हम कैसे कैसे चीजों को पढ़ेंगे। लेक्चर का जो बेटा पार्ट 1 होगा, मतलब है तो ये कंप्लीट 1 लेक्चर, एक ही लेक्चर में सब कुछ खत्म करना है, लेकिन जो पहले हम लोग पढ़ेंगे उस पार्ट में क्या पढ़ेंगे? अब एक्सक्रीशन पढ़ना है तो सबसे पहले पढ़ा कि वेस्ट किस टाइप के बॉडी में बनते हैं। ठीक है, वेस्ट यानी कि यहां पर 2 तरीके के वेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक मेटाबॉलिक वेस्ट और दूसरा क्या हो गया? नाइट्रोजनस। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है अभी हम समझाएंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि हम एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हमने वेस्ट पढ़े, एक्सक्रीशन क्या होता है वो समझेंगे, वेस्ट पढ़ेंगे, और यहां पर हमारा पार्ट 1 एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सीधा सीधा हम आ जाएंगे अपने पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में क्या पढ़ना है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स।
तो अपने पार्ट 2 में पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारी बॉडी में दो तरीके के होते हैं, एक हमारे एसेसरी हो गया और दूसरा हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। उसकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ऑर्गन अब पढ़ लिए कि कौन कौन से ऑर्गन हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सक्रीशन में। फिर पार्ट 3 में पढ़ेंगे डिटेल्ड स्ट्रक्चर, डिटेल्ड और लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, क्योंकि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो किडनी ही है। फिर अब जैसे किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तब अगली बारी क्या आएगी, अब ये जिसका स्ट्रक्चर इतनी डिटेल में पढ़ा है तो इसका काम भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसका काम क्या है, यूरिन फॉर्मेशन का। तो जो अपना अगला पार्ट आएगा पार्ट 4, उसमें क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ किडनी। और किडनी के फंक्शन में क्या आ जाएगा, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की अगर बेटा बात करी जाए तो इसमें मेन कितने पार्ट आते हैं, 3 पार्ट आते हैं। आगे लिख देते हैं। यूरिन फॉर्मेशन में बेटा जो पहला आता है वो आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा आता है बेटा रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा आता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। ये 3 चीजें हमें पढ़नी होती हैं यूरिन फॉर्मेशन के दौरान। तो ये हो गया कि हमें आगे मूव कैसे करना है। जैसे हमने एक्सक्रीशन पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने एक्सक्रीशन समझा कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक बार एक्सक्रीशन समझ में आ गया तो हमारी बॉडी में किस किस टाइप के वेस्ट बन रहे हैं इसको पढ़ा। तो यहां से हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे आगे और ये पढ़ेंगे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं, यानी हमारी बॉडी में इस वेस्ट को रिमूव करने में कौन कौन से ऑर्गन अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो पढ़ा। फिर जो इनमें से मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, उसका हम डिटेल्ड और लेबल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक्चुअली में किडनी कैसी होती है, बाहर से अंदर से कैसी इसकी पोजीशन होती है, क्या इसकी लेंथ होती है, क्या इसकी विड्थ होती है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किडनी फंक्शन कैसे कर रही है, यानी किडनी का मेन काम क्या है, ब्लड को फिल्ट्रेट करना। इतना तो कॉमन पता होता है ना कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कहां पर हो रहा होता है, किडनी में। तो ब्लड को फिल्टर करना, उस फिल्ट्रेट को आगे भेजना और उसको कंसेंट्रेट करना, यानी उसको यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये काम किडनी का होता है। तो फंक्शन पढ़ेंगे किडनी का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। और ये यूरिन फॉर्मेशन हमारे 3 स्टेप में कंप्लीट होता है जाके, जिसमें एक आता है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा आता है रीएब्सॉर्प्शन और फिर तीसरा आता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो समझ में आ गया कैसे कैसे मूव करना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक पार्ट को खत्म करते हैं। ये एक ही वीडियो में रहेगा, ऐसा नहीं कि हम अलग अलग इसके वीडियोस निकालेंगे, सब कुछ एक ही में रहेगा। हाँ, बस ये बता दिया कि कैसे कैसे इसको खत्म करना है, ठीक है। तो समझते हैं बेटा अपने पार्ट 1 को, यानी कि एक्सक्रीशन क्या होता है और हमारी बॉडी में वेस्ट कैसे बन रहे होते हैं। होता क्या है बेटा, सबसे पहले एक्सक्रीशन समझते हैं। एक्सक्रीशन मतलब होता है किसी चीज, किसी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, एक्सक्रीट आउट करना, ठीक है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं क्या, जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी में तरह तरह की केमिकल रिएक्शन चल रही है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और इन मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान बन रहा होता है मेटाबॉलिक वेस्ट। जैसे आपने चाय बनाई, तो बनानी आपको चाय थी, पर साथ में उसको छानना पड़ता है ना, क्योंकि उसमें पत्ती होती है एक वेस्ट के फॉर्म में। तो आप वेस्ट अलग निकला, चाय अलग निकली। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा होता है, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा होता है ताकि हम एनर्जी बना सकें, एटीपी बना सकें, तो उसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एटीपी तो बनती है, साथ साथ क्या बन जाता है, CO2 और वाटर। तो अब ये CO2 और वाटर हमारे किसी काम का है, कोई काम का नहीं है, तो वेस्ट है। अब वेस्ट है तो बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए इन वेस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमारे ऑर्गन्स को अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, हमारे लंग्स हैं, वो CO2 को बाहर निकालेगी। तो ऐसे ही बेटा हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग रोल होता है चीजों को एक्सक्रीट आउट करने के लिए।
चीजों के एक्सक्रीशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, या बॉडी में क्या क्या वो चीजें हैं जो चीजों को एक्सक्रीट आउट कर रही हैं, ये समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी में वेस्ट क्या क्या बन रहा है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल से समझा कि जब हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो उस मेटाबॉलिज्म के दौरान CO2 और वाटर एक वेस्ट बनता है, ठीक है। ऐसे जो बेटा हमारा अगला वेस्ट होता है वो क्या होता है? अगला वेस्ट हमारी बॉडी में जो बन रहा होता है वो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। फिर सॉल्ट्स, एक्स्ट्रा कुछ सॉल्ट्स जिसमें हमारा कॉमन सॉल्ट NaCl भी आ जाता है। और क्या हो सकता है? हमारे लिवर जो बाइल जूस बनाता है उस बाइल जूस में बाइल पिगमेंट्स होते हैं जिनको बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बोला जाता है। ये बिलिरुबिन जो हमारे डेड आरबीसीज होती है ना, उनके हीमोग्लोबिन को कैटाबोलाइज करके भी बनता है। तो इस बिलिरुबिन को भी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना जरूरी होता है। तो ये कुछ वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि बोर्ड में डेफिनेशन लिखी हुई है एक्सक्रीशन की, कि एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। यानी कि एक्सक्रीशन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है, ठीक है। अब ये वेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या देखा हमने कि जो वेस्ट होते हैं हमारे, वो या तो हो सकता है हमारा CO2 प्लस वाटर। ये कब बना? ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। दूसरा क्या वेस्ट हो सकता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। और क्या हो सकते हैं? हमारे सॉल्ट्स जो एक्सेस में है बॉडी में। और क्या हो सकता है? बाइल पिगमेंट्स। ये बेटा कुछ वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं जिनका रिमूवल हमारे लिए जरूरी होता है। अब यहां से हम आपको एक मेन बात बता दें कि बाकी सारे वेस्ट तो इजीली रिमूव हो जाते हैं। अब जैसे हमारे लंग्स को ही देख लो, वो CO2 को एक्सेलेशन के दौरान आसानी से निकाल दे रहा है। पर ये जो बेटा हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ना, ये बॉडी के लिए कहीं ना कहीं घातक भी होते हैं क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं और इनके रिमूवल के लिए बॉडी को मशक्कत भी करनी पड़ती है। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते क्या है? सबसे पहले तो इनका मतलब समझो। नाइट्रोजनस वेस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, यानी वो वेस्ट प्रोडक्ट जिनमें नाइट्रोजन का अमाउंट होता है या नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है, उन वेस्ट को क्या बोला जाता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। इसके जो एग्जांपल होते हैं वो बेटा क्या होते हैं? अमोनिया और यूरिया। फिर क्या आ जाएगा? यूरिक एसिड। ये तीन तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं और जिनका रिमूवल हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। बाकी भी हम पढ़ेंगे, बाकी भी वेस्ट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम ये पढ़ेंगे कि हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं तो उनका रोल भी पढ़ेंगे, और जब रोल पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये बाकी के जो वेस्ट है ये कैसे रिमूव हो रहे हैं। पर ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, इनको समझना पड़ेगा, इनकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, इनकी डिटेल समझेंगे तब जाके हमें किडनी का फंक्शन पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि किडनी ही वो ऑर्गन है जो इनको रिमूव करती है, ठीक है। हालांकि ये जो अमोनिया है, अमोनिया हमारी बॉडी में डायरेक्टली रिमूव नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्टली या कह लो कि अमोनिया का रिमूवल में किडनी का कोई रोल होता ही नहीं है, क्योंकि रिमूव होता ही नहीं है। अमोनिया को चेंज किया जाता है किसी फॉर्म में। अभी हाल फिलहाल के लिए आप केवल कितनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए? आपको एक्सक्रीशन की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने बॉडी के बन रहे वेस्ट को बाहर निकालते हैं। हमारी बॉडी में क्या क्या वेस्ट बन रहा है? हमारी बॉडी में CO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन करने से। हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है। ये कैसे बन रहा है? खाना खाते हैं, खाना खाया, अब प्रोटीन की नीड होती है, ठीक है। पर प्रोटीन की नीड किस लिए है? ताकि प्रोटीन हमारी बॉडी में जाके कैटाबोलाइज हो, अमीनो एसिड्स में टूटे और वो अमीनो एसिड्स बॉडी के एसेंशियल प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद कर सके, ठीक, इतनी बात थी। पर अगर आप प्रोटीन को एक्सेस में इंटेक करते हो, ज्यादा आप प्रोटीन इंटेक कर लेते हो, तो अब वो जो अमीनो एसिड्स हैं, यानी प्रोटीन जाएगा, डाइजेस्ट होगा, अमीनो एसिड में टूटेगा, तो जो एक्सेस में अमीनो एसिड हैं ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। तो लिवर क्या करता है? इन अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप
रिमूव कर देता है, यानी इनका डीएमिनेशन कर देता है। और जैसे ही अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन किया जाता है तो ये हमारा बन जाता है अमोनिया NH3। अब ये जो अमोनिया होता है ये हाईली टॉक्सिक होता है। भाई लिवर ने तो केवल इतना ही किया था ना कि अमीनो एसिड स्टोर नहीं हो रहा था, तो उनका डीएमिनेशन किया ताकि वो आगे टूट सके। तो तोड़ना था, तो तोड़ने में क्या बन गया? अमोनिया। अब जैसे ही बॉडी को पता लगा कि ये अमोनिया तो हाईली टॉक्सिक है, ये तो बॉडी में स्टोर हो नहीं सकती है, तो लिवर ने कहा एक काम करते हैं, अब ये गलती मुझसे हुई है, गलती नहीं, ये तो उसका काम ही है, अभी उससे हुआ है, तो इसी को ही एक और आगे स्टेप में ले जाता है। फिर वो क्या करता है, उसमें चल रही होती है एक ऑर्निथिन साइकिल। कहां पर? लिवर में। लिवर में एक साइकिल चल रही होती है जिसका क्या नाम होता है? ऑर्निथिन साइकिल। इसी को ही यूरिया साइकिल या इसी को ही क्रैब हेंसलेट साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, लिवर में चल रही इस साइकिल के दौरान हम इस अमोनिया को चेंज कर देते हैं यूरिया में। ठीक है, अमोनिया को किस में चेंज कर देते हैं? यूरिया में। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि लिवर उन अमीनो एसिड्स को तोड़ के अमोनियम बदल देता है, उसके बाद ये अमोनिया का डीएमिनेशन करके इसको यूरियम बदल दिया जाता है। ठीक है, ये किसने किया? लिवर ने किया। बायवेट साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल और क्रैब हेंसलेट साइकिल। फिर ये जो यूरिया बना, अब इस यूरिया को बॉडी से रिमूव किया जा सकता है और यूरिन के फॉर्म में कहीं ना कहीं करते भी हैं। अब इसको रिमूव करने में किडनी का रोल है। अमोनिया को डायरेक्टली नहीं रिमूव किया जाता है, उसको यूरिया में तोड़ा जाता है। अब ये जो लास्ट वाले हमारे बचे हैं यूरिक एसिड, इनकी तो कहानी ही अलग है। यूरिक एसिड की अगर बात करी जाए तो यूरिक एसिड कहां से बनता है? सपोज आपने कोई भी वेजिटेबल खाई हो, ठीक है, तो अब उसमें यूकारियोटिक सेल हो गए। तो हमने पढ़ी रखा है कि प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, कौन सा सेल होता है? यूकारियोटिक सेल होता है। तो यूकारियोटिक सेल है, उसके पास अपना न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस है तो अपना डीएनए भी होगा। यानी आप डीएनए खा रहे हो इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली खा रहे हो, वेजिटेबल्स के रूप में खा रहे हो, तो डीएनए खा रहे हो। अब डीएनए में अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो डीएनए किससे बना होता है? हमारे नाइट्रोजनस बेसेस से, है ना। नाइट्रोजनस बेस होते हैं, शुगर होता है, फॉस्फेट बॉन्ड होता है, ये सब मिलकर हमारे डीएनए की चेन बनाते हैं। ठीक है, वो जो डबल स्ट्रैंडेड चेन होती है। तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे प्यूरिन्स और एक होते हैं पिरिमिडीन। तो इसमें जो प्यूरिन वाला पार्ट होता है जिसमें आते हैं हमारे एडेनिन और ग्वानिन, है ना। तो ये प्यूरिन जो, जैसे आपने डीएनए इंटेक किया या कोई वेजिटेबल इंटेक करी, तो जो एक्सेस अमाउंट में प्यूरिन्स हैं ये किस में टूटेंगे? एडेनिन ग्वानिन में टूटेंगे। या ये कह लो कि प्यूरिन ही एडेनिन और ग्वानिन है। इनको बॉडी को तोड़ना पड़ेगा और बॉडी में कौन तोड़ेगा? लिवर ही तोड़ेगा। तो ये प्यूरिन्स ब्रेक कर दिए जाते हैं और किस में बदल दिए जाते हैं? जिंथिन में। यानी हमारा लिवर बैठ के ये देख रहा होता है कि जो हमारी बॉडी में एक्सेस प्यूरिन्स आ रहे हैं इनको हम जिंथिन में बदल दें। लिवर ने उसको जिंथिन में बदल दिया। अब यहां पर एक एंजाइम का रोल आता है जिसका नाम होता है जिंथिन ऑक्सीडेज। ये जिंथिन ऑक्सीडेज क्या करता है? उसी जिंथिन को किस में बदल देता है? उसी जिंथिन को बदल देता है यूरिक एसिड में। ठीक है, अब यूरिक एसिड में बदल दिया, अब हमारी बॉडी इसको रिमूव कर देगी। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा प्यूरिन इंटेक कर रहे हैं तो ये यूरिक एसिड काफी ज्यादा बॉडी में बनने लगता है, कहीं ना कहीं स्टोर होने लगता है। और स्टोर होता भी कहां है? हमारे सीधा जॉइंट्स में। और फिर जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन करता है जिसको हम लोग गाउटी अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। तो अभी तक की बातें क्लियर हुई? कंफ्यूज नहीं होना है, सीक्वेंस समझ में आ रहा है? हमने पहले चैप्टर का सिनेरियो देखा कि हम लेक्चर में आगे मूव कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हमने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन समझी कि एक्सक्रीशन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है किसी चीज को एक्सक्रीट आउट करना, हमारी बॉडी में बन रहे वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करना। आप कुछ भी करो, मतलब कोई भी रिएक्शन को आप देख लो, तो उस रिएक्शन में जो हम प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा वो तो बन ही रहा होगा, पर साथ में बाय प्रोडक्ट भी बन रहा होगा जिसको हमें रिमूव करना ही पड़ेगा। ऐसी बॉडी में कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती हैं जिसके दौरान हमारी बॉडी में कई तरीके के वेस्ट बन रहे होते हैं। अब इन वेस्ट को बाहर निकालने के लिए बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन समझी। फिर उसके बाद हमने ये समझा कि कितने तरीके के वेस्ट हैं जो बॉडी में बन रहे हैं। फिर हमने देखा कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान CO2 वाटर बन रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है, एक्सेस सॉल्ट्स हैं जिनको रिमूव करना है, बाइल पिगमेंट्स हैं जिनको रिमूव करना है, ये सारे वेस्ट हैं जिनको रिमूव करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि बाकी सारे वेस्ट तो हमारे एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रिमूव कर देते हैं, पर ये जो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, इसका मेन क्या रोल है? इसका मेन रोल है हमारे ब्लड को फिल्टर्ड करना। और कहीं ना कहीं ये सारे वेस्ट होते कहां है? हमारे ब्लड में। तो ब्लड को फिल्टर्ड करके इन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, ये मेन काम हमारे किडनी का होता है। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं ये सबसे खतरनाक होते हैं। और ये कह लो कि हमारे पूरे चैप्टर में मेन इन्हीं के बारे में हमें चर्चा भी करनी है। किनके बारे में? नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में। ये कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं।
नाइट्रोजनस वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तीनों के बारे में कहानी हमने समझा दी है, पर तीनों को एक और स्टेप आगे डिटेल में लेके चलते हैं, ठीक है। यानी कि हम अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को सेपरेटली समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। बोर्ड में जो है वो आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब चलिए बेटा अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को डिटेल में समझते हैं, जिनमें से पहला है हमारा अमोनिया। इसकी डिटेल मैंने सामने बोर्ड पे लिख दी है, एक एक करके डिस्कस करते हैं पॉइंट्स इसके। अमोनिया की बात करी जाए तो इसमें लिखा है इट इज प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट विच प्रोड्यूस इन ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल से समझा कि अमोनिया हमारी बॉडी में बना, इस अमोनिया को फिर लिवर ने यूरिया में बदल दिया अपनी बॉडी के अनुसार, है ना, क्योंकि वो ज्यादा टॉक्सिक था। तो बनेगा तो कहीं ना कहीं अमोनिया ही। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हम उसको अपनी सुविधा के अनुसार किस चीज में बदल रहे हैं ये बात का मुद्दा है, पर प्राइमरी क्या बनेगा? अमोनिया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट। और ये बहुत टॉक्सिक होता है, इतना टॉक्सिक होता है कि इसका एक अंश भी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, यानी नॉट स्टोरेबल इन अवर बॉडी। अगला पॉइंट देखा है, इट इज हाईली टॉक्सिक एंड रीडली सोल्यूबल इन वाटर। बहुत कम सोल्यूबल होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। That's why for removal body requires lots of water। इसीलिए इसको रिमूव करने के लिए बॉडी को क्या चाहिए? अच्छे खासे अमाउंट में पानी चाहिए, ठीक है। हमारी बॉडी में इतना पानी नहीं होता है कि हम अमोनिया को डायरेक्टली अमोनिया के रूप में रिमूव कर पाए, इसीलिए तो लिवर उसको यूरिया में तोड़ता है। अब ये बॉडी रिमूव कर सकती, अब किडनी इसको रिमूव कर सकती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी तो होंगे जो अमोनिया को डायरेक्टली अमोनिया के रूप में रिमूव करते होंगे। अभी इस पर भी चर्चा करेंगे। थर्ड पॉइंट लिखा है, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल फॉर रिमूवल ऑफ अमोनिया, ठीक है। हमारी जो किडनी होती है उसका कोई रोल नहीं होता है अमोनिया को रिमूव करने में, क्योंकि हम अमोनिया को रिमूव ही नहीं करते, हम तो उसको यूरिया में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो अब एक नोट वाला पॉइंट कि ऑर्गेनिज्म विच रिमूव अमोनिया डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी आर जनरली कॉल्ड अमोनोटेलिक एनिमल्स। अब ये पॉइंट नोट करने वाला है। नाइट्रोजनस वेस्ट तीन तरीके के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इनको अपने अलग अलग तरीकों में तोड़ लेते हैं बॉडी से रिमूव करने के लिए, पर जो एनिमल्स इनको डायरेक्टली रिमूव करता है उसी आधार पर एनिमल का नाम है। कंफ्यूज ना होना, ऐसा समझो कि जिस नाइट्रोजनस वेस्ट को हम जिस फॉर्म में रिमूव करेंगे उसी आधार पर एनिमल के टाइप बांटे जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई एनिमल अपनी बॉडी से डायरेक्टली अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अमोनोटेरिक एनिमल। अगर कोई एनिमल अपनी बॉडी से यूरिया को एक्सक्रीट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक एनिमल। और अगर कोई एनिमल अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को रिमूव कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिक एनिमल। यानी कि हम किस हिसाब से नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं या कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग भी एनिमल को हम तीन सब कैटेगरी में बांट सकते हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। अगर कोई ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली अमोनिया को रिमूव करेगा अमोनोटेलिक, अगर यूरिया को करेगा यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड को करेगा तो यूरिकोटेलिक। फिलहाल अभी हमने अमोनिया पढ़ा है तो हम अमोनोटेलिक एनिमल की बात करेंगे, जिसके एग्जांपल में हमारे एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं और साथ में बोनी फिशेस आ जाती हैं, ठीक है। बोनी फिशेस, क्योंकि अब बोनी फिशेस यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब हम अगला बताएंगे यूरियोटेलिक तो यूरियोटेलिक में आ जाती है कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एग्जांपल है? एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स और बोनी फिशेस। अमोनिया की डिटेल समझ में आई? एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया? एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पढ़े जो बॉडी में बन रहे हैं, फिर उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट को थोड़ा सा डिटेल में जाके समझा। तीन तरीके के होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया की डिटेल, प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट है, हाईली टॉक्सिक है, रेडली सोल्यूबल है, फॉर रिमूवल रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, बॉडी में जरा भी स्टोर नहीं होती है। और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को डायरेक्टली अमोनिया के रूप में रिमूव करते हैं उनको क्या बोला जाता है? अमोनोटेलिक, जिसके एग्जांपल में एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड हैं और बोनी फिशेस हैं। इतनी डिटेल आपके अमोनिया के लिए इनफ है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे यूरिया, ठीक है। अमोनिया का बेटा फॉर्मूला देख लेना, क्या होता है? NH3। अब चूंकि ये नाइट्रोजनस वेस्ट है तो नाइट्रोजन तो होगा ही ना, तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है? NH3। इसको आप नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ा जाए और देखा जाए यूरिया। अब जो अगला नाइट्रोजनस वेस्ट है बेटा वो क्या है? यूरिया। अमोनिया हम लोगों ने पढ़ लिया, अब अगला क्या आएगा? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला बेटा NH2CO NH2। इसको नाजदो CO नाजदो के तरीके से भी याद किया जा सकता है,
हमारे एक सर थे, वो कहा करते थे कि यूरिया का फॉर्मूला होता है NaCO NaCO, तो NH2CO इसका फॉर्मूला होता है। बाकी यूरिया की बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, इसको क्या समझना है कि इट इज प्रोड्यूस इन लिवर बाय ऑर्निथिन साइकिल और यूरिया साइकिल, जिसको अभी हमने फ्रेर-हेंसेलेट साइकिल भी बोला था कि यूरिया एक ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट है जो हमारे लीवर बना रहा है बाय विच साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल। दूसरा, इट इज लीस्ट टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया, यानी ये अमोनिया हाईली टॉक्सिक था, ये कैसा है, लीस्ट टॉक्सिक। अमोनिया के रिमूवल के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए था, इसके रिमूवल के लिए इतना वाटर नहीं चाहिए होता है। ठीक है, ये पॉइंट नहीं लिखा क्या, नहीं लिखा, आप लिख लेना कि ठीक है, इट इज लीस्ट टॉक्सिक एंड फॉर रिमूवल रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक, अगला पॉइंट है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ऑल्सो स्टोर्ड इन बॉडी। अब चूंकि ये लीस्ट टॉक्सिक है तो इसका हमारा बॉडी में कुछ अमाउंट स्टोर भी होता है। ठीक है, जैसे ब्लड की बात करी जाए तो लगभग 30 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड देखने को मिल जाता है, क्या, यूरिया। और बाकी किडनी की बात करी जाए तो किडनी, अब ये भी एक शॉकिंग बात है कि किडनी में जो मेल्युलरी मैट्रिक्स होता है वहां पर भी यूरिया स्टोर होता है। क्यों सर? वहां पर यूरिया का काम होता है ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करना। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ देर पहले जब हमने बताया था कि हम लोग यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उस यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन वाली कहानी होती है ना, तो ये रीअब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन से चल रहा होता है। और हमें भी पता और आपको भी पता कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर चीजें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव कर रही होती हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट है, ये कहीं ना कहीं यूरिया हमारे किडनी में मेंटेन कर रही है, तब जाके वो हमारे पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब से चीजों का सेक्रीशन हो पा रहा है या एब्जॉर्प्शन हो पा रहा है। समझ में आया? अगर कम आ रहा है समझ में तो थोड़ा देर पेशेंस रखो। जब आगे बढ़ेंगे हम लोग बॉमन कैप्सूल देखेंगे, वहां पर उसका नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएंगी सारी बातें। ठीक है, फिलहाल के लिए तो अभी हमने क्या पढ़ा, यूरिया पढ़ लिया, अमोनिया पढ़ा, यूरिया पढ़ा। अब अगला क्या टारगेट है, यूरिक एसिड। सीधी सी बात है, तो यूरिया को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए, यूरिक एसिड पढ़ा जाए। अब जो बेटा हमारा थर्ड नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है, यूरिक एसिड। ठीक है, हमने अमोनिया पढ़ लिया, यूरिया पढ़ लिया, अब लास्ट आ गया यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का फॉर्मूला बेटा C5H4N4O3 होता है। बाकी इसके बारे में क्या क्या बातें याद रखनी कि इट इज प्रोड्यूस इन बर्ड, रेप्टाइल, इंसेक्ट एंड मैमल्स। कहां कहां बनता है ये बता लग गया। ठीक है, इट इज लीस्ट टॉक्सिक, अमोनिया हाईली टॉक्सिक, यूरिया लेस टॉक्सिक और यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक। यानी सबसे कम टॉक्सिक कौन होता है, यूरिक एसिड। अब अगर इतना कम टॉक्सिक है तो रिमूव करने के लिए पानी भी उतना ही कम लगेगा। सो फॉर रिमूवल रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। अगला पॉइंट, इन एनिमल्स स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरिन्स। पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि कुछ एनिमल्स में एक्सेस प्यूरिन्स के ब्रेक डाउन से भी ये हमारा यूरिक एसिड बनता है। कैसे? ये जो हमारे प्यूरिन्स होते हैं, लिवर इनको किसमें तोड़ देता है, ज़ैंथिन में, और ज़ैंथिन उसके बाद ज़ैंथिन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में किसमें बदल जाता है, यूरिक एसिड में। अब ये यूरिक एसिड अगर बढ़ने लगा, वैसे तो पानी से निकल जाता है, आप अगर अच्छे खासे अमाउंट में पानी इंटेक कर रहे हो तो ये निकल जाता है बॉडी से, पर अगर किसी कारणवश ये यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ने लगा तो ये सीधा कहां जाके स्टोर हो जाएगा, हमारे ज्वाइंट्स में। और क्या पैदा करेगा, एक बीमारी जिसको हिंदी में गठियाबाई बोला जाता है और अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में अर्थराइटिस बोला जाता है, गाउटी अर्थराइटिस। ठीक है, वैसे तो गाउट इन्फ्लेमेशन एक अलग होता है, गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होता है, और अर्थराइटिस कहीं ना कहीं गठियाबाई के लिए बोला जाता है। ठीक है, दोनों लगभग एक ही बीमारी। तो ये हो गए हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट। यहां से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है चैप्टर का। हमने कहा था कि चैप्टर को हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, तो ये पार्ट 1 फिनिश होता है, जहां पर हमने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन सीखी, हमारी बॉडी में बन रहे अलग अलग वेस्ट के बारे में समझा, फिर उसके बाद ये पढ़ा कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं इनकी डिटेल पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमारे बुक में भी दी हुई है और किडनी इसी में अपना रोल भी प्ले कर रही है, तो पढ़ना जरूरी है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट पढ़ा कि वो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। फिर अमोनिया की डिटेल पढ़ी, हाईली टॉक्सिक, लेस सोल्यूबल, मतलब रिडली सोल्यूबल, एंड फॉर रिमूवल रिक्वायर लॉट अमाउंट ऑफ वाटर। फिर उसके बाद यूरिया पढ़ा, फिर यूरिक एसिड पढ़ा,
फिर अमोनिया जो रिमूव करते हैं वो अमोनोटेलिक, जो यूरिया रिमूव करते हैं वो यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड रिमूव करते हैं वो यूरिकोटेलिक। अब अमोनोटेलिक लिख दिया था, उसके एग्जाम्पल हमने देखे क्या क्या होते हैं। उसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं हमारे बोनीफिशेस और एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड। फिर यूरिया में मैं लिखना भूल गया, NH2CONH2, उसमें क्या आता है यूरियोटेलिक, और यूरियोटेलिक में क्या आ जाएंगी हमारी कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। तो उसमें याद रखना कि उसमें कार्टिलेजिनस फिश आ जाती हैं। बाकी अगर हम यूरिक एसिड की बात करी जाए तो इनको क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक। अब इसमें अभी पढ़ाई रहे तो लिख दे रहे हैं कि वो एनिमल जो यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं बॉडी से एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उनको क्या बोला जाता है, यूरिकोटेलिक। और यूरिकोटेलिक के एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा, यही बर्ड, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट। तो तीनों कहानी क्लियर हो गई। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, सबके एग्जांपल, ये पूरी कहानी क्लियर है। अब ये जो पार्ट है ना, ये जो हमने बताया है यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक वाला, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दे दिया हुआ है, यानी ये 10th का पार्ट नहीं है। पर अगर हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ लें तो क्या दिक्कत है, अगर हमसे पूछ दिया गया कभी डिटेल में तो हम बता तो सकते हैं, एटलीस्ट हमारे दिमाग में तो है। बाकी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इग्नोर कर दो, सिंपल सी बात है, मैंने बता दिया ऐसी जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। अब अगला पार्ट क्या पढ़ना है, अगले पार्ट में हमें पढ़ना है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन की डिटेल। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे दो तरीके के होते हैं, एक एसेसरी होते हैं और एक मेन होते हैं। एसेसरी की बात करी जाए तो उसमें स्किन आ जाएगा, लंग्स आ जाएगा, लिवर आ जाएगा। बाकी अगर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो उसमें किडनी आता है। अब किडनी जो वेस्ट बनाएगी वो किडनी से बाहर कौन लेके आएगा, यूरेटर। यूरेटर ला के इकट्ठा कहां करेगा, यूरिनरी ब्लेडर में, और फिर उस यूरिनरी ब्लेडर से बॉडी से बाहर कौन ले जाएगा, यूरेथ्रा। तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा, ये सारे हमारे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आते हैं। तो अब ऑर्गन की डिटेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ तो बेटा, जैसा कि हमने बताया कि हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक हमारे मेन ऑर्गन्स हो गए और दूसरे हमारे एसेसरी ऑर्गन्स हो गए। एसेसरी ऑर्गन्स में हमारे स्किन आ जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं, लिवर आ जाती है, ठीक है। स्किन हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। स्किन, लंग्स और लिवर आ जाएंगे हमारे एसेसरी ऑर्गन में। मेन में क्या आ जाएगा, किडनी। अब किडनी जिस चीज को फिल्टर करेगी वो पहले बताया, यूरेटर से बाहर आएगा, यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होगा और यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर जाएगा, ठीक है, यानी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। तो ये तो हमारा मेजर पोर्शन है, मेन ऑर्गन्स को पढ़ना मेजर पोर्शन है। तो अभी किडनी की डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाता है पूरा। मतलब ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पूरा पार्ट है जिसमें किडनी पढ़ते हैं, फिर यूरिन फॉर्मेशन पढ़ते हैं, और फिर लास्ट में यूरिन में होने वाली कोई डिसीज पढ़ना। किडनी अगर फेल हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी डायलिसिस कराना पड़ेगा, जिसको आर्टिफिशियल किडनी के नाम से बुक में टॉपिक दिया हुआ है। ये सारी डिटेल फिर आगे चलेगी। पर अभी ये जो हमारे एसेसरी ऑर्गन्स है, स्किन, लंग्स और लिवर, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल हमें केवल याद रखनी है। और वो क्या है कि जैसे अगर हम स्किन की बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड होती है। स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट इन अ स्किन व्हिच हेल्प्स टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया थ्रू स्वेट। यानी हमारी बॉडी में स्किन में क्या होती हैं, स्वेट ग्लैंड होती हैं। स्वेट ग्लैंड का क्या काम होता है, स्वेट बनाना, पसीना। तो उस स्वेट से हमारे जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जैसे हमारा वाटर हो गया, कुछ सॉल्ट्स हो गया, एक्स्ट्रा यूरिया हो गया, ये सब बाहर चला जाता है। तो एक्सक्रीशन में रोल कैसे प्ले हुआ है स्किन का पता लग गया। बस स्किन में आपको इतना याद रखना है। अगला क्या है, लंग्स। लंग्स तो बेटा आप जानते हो, पहले भी हमने बताया है कि लंग्स हेल्प्स टू रिमूव CO2 व्हिच इज प्राइमरी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज का ब्रेक करते टाइम जब CO2 प्रोड्यूस होती है तो उस CO2 को एक्सहेल करने का काम कौन करता है, लंग्स करता है। तो बॉडी से बाहर कौन निकाल रहा है, लंग्स निकाल रहा है। तो लंग्स कैसे एक्सक्रीशन में मदद कर रहा है ये भी पता लग गया। तो स्किन पता लग गई, लंग्स पता लग गया, लिवर। अब लिवर, इससे पहले जो हमने पार्ट 1 खत्म किया है इसमें हमने नाइट्रोजनस वेस्ट पढ़ा। नाइट्रोजनस वेस्ट में आपने अमोनिया पढ़ा, यूरिया पढ़ा, यूरिक एसिड पढ़ा। उसमें आपने देखा कि हर चीज लिवर ही तो कर रहा था। अमोनिया को चाहे यूरियम बदलना हो, चाहे वो ऑर्निथिन साइकिल चल रही हो, हर चीज लिवर में ही हो रहा है। तो लिवर का जो मेन काम होता है ये मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, प्लस जो बॉडी में हाईली टॉक्सिक वेस्ट बन रहे हैं उनको लीस्ट टॉक्सिक में बदलना, ये लिवर का काम होता है।
तो लिवर हेल्प्स टू रिमूव टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट एंड हेल्प्स टू कन्वर्ट हाईली टॉक्सिक मटेरियल इनटू लीस्ट टॉक्सिक। एग्जांपल, अमोनिया को यूरिया में चेंज करना। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? हमने क्या पढ़ा? हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़े। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, मेन ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन। मेन ऑर्गन में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा आ गया। एसेसरी में स्किन, लंग्स, लिवर आ गया। स्किन में स्वेट ग्लैंड होती है जो बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालती है, जैसे हमारा वाटर हो गया, एक्सेस सॉल्ट हो गया, यूरिया हो गया। लंग्स की बात करी जाए तो ये हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बन रहे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करती है, यानी एक्सहेलेशन में। फिर लिवर की बात करें तो लिवर हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, काफी सारे टॉक्सिन्स को लीस्ट टॉक्सिक मटेरियल में बदलता है, प्लस कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट को डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट भी करता है। ठीक है, तो ये लिवर के बारे में बात हो गई, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग मेन ऑर्गन की तरफ पढ़ें और पढ़ें किडनी का डिटेल्ड स्ट्रक्चर। बेटा, इससे पहले कि हम लोग किडनी के डिटेल्ड स्ट्रक्चर को पढ़ें, हम लोग एक चीज और एक्स्ट्रा थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि जैसे अलग अलग एनिमल के अंदर अलग अलग टाइप का एक्सक्रीटरी मटेरियल बनता है, ऐसे ही उसकी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। इस धरती पे पाए जाने वाले हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम तो नहीं होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ हमारे एरियल होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। तो यहां पर हमने ये लिखा हुआ है कि एक तरफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिख दिए और दूसरी तरफ एनिमल लिख दिए हैं। तो कौन से एनिमल में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलता है, ये एक बार देख लेते हैं। जो हमारे बेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, किंगडम एनिमेलिया का एक ये फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसमें प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सारे प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं। इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल। ऐसी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया, जो कहां देखने को मिलता है? जितने भी अर्थवर्म होते हैं उनमें। अगला है बेटा माल्पीजियन ट्यूब्यूल, सारे इंसेक्ट में देखने को मिलता है। साथ में कॉकरोच, इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच, वहां पर क्या देखने को मिलेगा? माल्पीजियन ट्यूब्यूल। ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड, ये कहां पर देखने को मिलेगी? प्रॉन्स में। ठीक है, प्रॉन्स झींगे होते हैं, वहां पर देखने को मिलेगी। फिर लास्ट में आ गया किडनी। किडनी जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सब में किडनी होती है एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी डिटेल है कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। फोकस किस पे करना है? किडनी पे। तो अब इसके बाद हम लोग किडनी का ही स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बेटा आ चुके हैं हम लोग अपने चैप्टर के कोर टॉपिक पे, यानी किडनी पे। बोर तो नहीं हो रहे हो? लेक्चर लंबा है तो फोकस बना के रखना और बोर ना होना। अगर लग रहा हो तो जाके थोड़ा सा घूम फिर आओ, लेकिन जब जितना भी देखो इसको फोकस के साथ देखो, वरना कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाएगा। तो अभी तक जितना पढ़ा ये तो स्मूथ चल रहा था, आसान था, सब कुछ इजीली हो गया, आसान आगे भी है, पर अब समझने की जरूरत है। अब थोड़ा सा फोकस को और मेंटेन रखना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। किडनी पढ़ते हैं। ये जो सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है किडनी का, इसको एक बार देखते हैं। ये आउटर स्ट्रक्चर है, इसके बाद इनर में भी जाएंगे, यानी किडनी का टीएस भी पढ़ेंगे, ट्रांसफर सेक्शन भी पढ़ेंगे। तो किडनी का आउटर स्ट्रक्चर अगर देखा जाए बेटा, तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि किडनी की लोकेशन क्या होती है। किडनी है क्या? किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहा है। ये जो बीन शेप ऑर्गन है ये पेयर में होता है, और इसमें जो राइट साइड वाली किडनी होती है थोड़ा सा स्लाइटली नीचे होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है बेटा? लिवर इसके जस्ट ऊपर होता है। लिवर इसलिए जो हमारी राइट किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। उसके ऊपर बेटा हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो पेयर में होती है, जिसका क्या नाम होता है? एड्रिनल ग्लैंड। अब किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। तो ब्लड लाने के लिए यहां पर क्या होता है? एक होती है रीनल आर्टरी जो डायरेक्ट आर्क ऑफ एओर्टा से चली आ रही है, जो प्योर ब्लड लेके आ रही है, और दूसरी होती है रीनल वेन। अच्छा, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है कि यहां पर किडनी के अंदर ब्लड कैसे जा रहा है, फिल्टर कैसे हो रहा है, फिर बाहर कैसे आ रहा है। तो जब हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, पता होगा। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज ना हो जाना, न्यूरॉन ब्रेन सेल है और नेफ्रॉन किडनी का सेल है जो फिल्टर करने में मदद करेगा। जैसे तुमने चाय बनाई और तुम्हें पता है कि इस चाय को तुम डायरेक्टली नहीं पी सकते, इसको तुम्हें फिल्टर करना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, तो उसके लिए एक चीज होती है ना, छन्नी, जैसे तुम छानते हो। तो ऐसी वो छन्नी यहाँ पर क्या है? नेफ्रॉन, जो तुम्हारे ब्लड को छानेगा, फिल्टर करेगा। ठीक है, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी अभी डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर बेटा एक है रीनल आर्टरी जो ब्लड को लेके आएगी किडनी के अंदर, और एक है रीनल वेन जो ब्लड को लेके बाहर जाएगी। ठीक है, यानी अब ये रीनल वेन जो बाहर जा रही है ये
यहाँ पर ब्लड को फिल्टर करने के बाद ही बाहर लेके जाएगी ना। हाँ, तो ये अनफिल्टर्ड पर प्योर ब्लड क्यों है? क्योंकि आर्टरी है, आर्टरी में प्योर ब्लड ही होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, पर वो फिल्टर्ड नहीं होता है, उसमें सारे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं। तो ये ब्लड आता है हमारे किडनी के अंदर, किडनी उसको फिल्टर करती है और वही फिर रीनल वेन के थ्रू बाहर जाता है। तो रीनल वेन और रीनल आर्टरी ये दो हैं जो किडनी में ब्लड को लाने ले जाने का काम करती हैं। इसके अलावा देखा जाए बेटा तो किडनी की जो ओपनिंग होती है, जहां से कोई भी चीज अंदर आ रही है या इससे बाहर निकल रही है, इस ओपनिंग को बोला जाता है हाइलम। ठीक है, हर एक किडनी की इस मेजर ओपनिंग को क्या बोला जाता है? हाइलम। फिर किडनी से जो फिल्ट्रेट बनेगा, छानने के बाद जो फिल्ट्रेट बनेगा, उस फिल्ट्रेट को, कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट को बाहर लाने का काम कौन करेगा? यूरेटर। ये यूरेटर पेयर, अब दो किडनी पेयर में है तो यूरेटर भी पेयर में होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। दोनों किडनी से यूरेटर फिल्ट्रेट को बाहर लेके आएगा और कहां इकट्ठा करेगा? यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर में ये फिल्ट्रेट भरता जाएगा और जब ये भर जाएगा पूरी तरीके से, तब हमें बेटा संकेत मिल जाएगा कि अब हमें वॉशरूम जाना चाहिए, यानी इस फिल्ट्रेट को बॉडी से बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, फिर ये हमारा लास्ट में क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। इसकी डिटेल थोड़ा सा पढ़ लो कि यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है, यहाँ पर कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर होती हैं। जो इसकी आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस लेयर होती है, जो इसमें स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जो मिडिल लेयर होती है वो स्मूथ मसल से बनी होती है, स्मूथ मसल इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है हमारी बॉडी में, आपको पता होगा। और जो इनर लेयर होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी होती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी होती है, ये बात उतनी जरूरी नहीं याद रखना, पर ये जरूर याद रखना कि इसी इनर लेयर में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या होते हैं भाई? हमें कैसे पता लगेगा कि हमें मैच्यूरेशन करना है? मैच्यूरेशन मतलब हमें यूरिनेशन करना है। तो ये पता लगाने के लिए होते हैं कि जब हमारा ब्लैडर फिल होता है, तो फिल होते ही क्या इसकी वॉल पे प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है तो ये स्ट्रेच करता है। जैसे ही स्ट्रेच करता है तो हमारी इनर वॉल के ट्रांजिशनल एपिथेलियम में लगे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देते हैं कि अब ब्लैडर भर चुका है, अब आपको मैच्यूरेशन के लिए जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जरूरी तो नहीं है कि आपको जैसे ही मैच्यूरेशन का सिग्नल मिले तो आप तुरंत कर चलो, क्योंकि भाई आपके पास फेवरेबल कंडीशन भी तो होनी चाहिए। सपोज आप किसी ऐसी कंडीशन में हो जहां पर आप नहीं कर सकते, आपके पास सुविधा नहीं है, वहां पर कोई वॉशरूम नहीं है या आप उस जगह से नहीं जा सकते, तो फिर आप ऐसे में क्या करोगे? तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये जो यूरेथ्रा होता है, जिससे हमें चीजों को बाहर एक्सक्रीट आउट करना है, यहां पर लगे होते हैं इंस्फिंक्टर्स। क्या लगे होते हैं? इंस्फिंक्टर्स। अब ये इंस्फिंक्टर्स कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, एक आउटर इंस्फिंक्टर और एक इनर इंस्फिंक्टर। अगर आपको इंस्फिंक्टर नहीं पता तो हम आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। इंस्फिंक्टर एक ऐसा लॉक होता है जो चीजों को रोक के रखता है। ठीक है, लॉक जैसे पाइप आ रहा है, पाइप से पानी आ रहा है, अब वहां पर अगर टैप लगा हुआ है तो टैप में ऊपर उसको रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए वो होता है ना नोजल, जिसको आप बंद करते हो तो पानी रुका रहता है, ओपन करते हो तो फिर पानी आता है टैप से। तो ऐसे ये इंस्फिंक्टर होते हैं जो कि यूरेथ्रा के ऊपर लगे होते हैं और ब्लैडर में भरी यूरिन को रोक के रखते हैं। ये कितने तरीके के होते हैं? 2, एक आउटर और एक इनर। जो आउटर होता है वो वॉलेंट्री होता है, यानी आउटर इंस्फिंक्टर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यूरिनेशन हमें आ रही हो, यूरिन करनी हो और फिर भी हमारे पास कंडीशन ना हो, तो हम क्या करते हैं? उसको रोकी के तो रखते हैं। तो यानी कि हम इस आउटर इंस्फिंक्टर को रोक लेते हैं, दबा लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं। पर ये जो इनर इंस्फिंक्टर होता है ये इनवॉलेंट्री होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, बात रही किडनी की लोकेशन की, तो किडनी की लोकेशन बात करी जाए तो हमारी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना बेटा, इसमें सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकेक्स, ये 4 तरीके के होते हैं। तो इनमें से लास्ट थोरेसिक यानी T12 और L3 के बीच में होती है हमारी किडनी। लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर के बीच में होती है हमारी किडनी। केवल किडनी की लोकेशन बताने के लिए एक जरिया है, बाकी किडनी को प्रोटेक्ट कौन कर रहा होता है? हमारी जो 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स, वो हमारी किडनी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो ये जो पूरा एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें कितनी बातें आपको याद रखनी है एक बार फिर से समझ लो। किडनी एक बीन शेप ऑर्गन होता है, पेयर में होता है, हमारी बॉडी में मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तरीके एक्ट करता है, यानी एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहा होता है, ब्लड को फिल्टर्ड करता है। किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो ब्लड को लाने ले जाने का काम करती है वो रीनल वेन और रीनल आर्टरी होती हैं। किडनी राइट वाली जो होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट वाली, क्योंकि वहां पर क्या होता है? लिवर होता है। किडनी के ऊपर एक पेयर में ग्लैंड होती है जिसको क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। प्लस किडनी से जो फिल्टर लेके आएगी, फिल्टर चीजें जो लेके आएगी वो क्या होता है? यूरेटर होता है। यूरेटर आके ओपन होगा यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर के पास
वॉल में 3 लेयर होती हैं, आउटर फाइब्रस होती है, मिडिल स्मूथ लेयर होती है, इनर ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। यहां पर ये होते हैं बेटा स्ट्रेच रिसेप्टर, जो कि आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हाँ ब्लैडर भर चुका है, अब आपको मैच्योरेशन करना चाहिए। यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा के पहले हमारे स्फिंक्टर होते हैं जो 2 तरीके के होते हैं, एक आउटर और दूसरा इनर। आउटर हमारा कंट्रोल में होता है यानी वॉलेंट्री होता है, पर इनर हमारे कंट्रोल में नहीं होता है यानी इनवॉलेंट्री होता है। किडनी की जो पोजीशन होती है वो T12 और L3 के बीच में होती है, यानी लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर के बीच में होती है। किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो लास्ट पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स, वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। प्लस किडनी का बेटा स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है। इस चीज को डिटेल्ड में बताने के लिए हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कैसे बाहर कॉर्टेक्स है, कैसे अंदर मेडुला है। अच्छा, एक बात यहां पर मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं। हमारे एब्डोमेन पार्ट में जितने भी ऑर्गन होते हैं, हमारे एब्डोमिनल एरिया में जितने भी ऑर्गन होते हैं, वो सब एक पाउच में क्लोज होते हैं, वरना सब इधर उधर फैल जाएंगे ना बेटा। एक पाउच में क्लोज होते हैं और उस पाउच को बोला जाता है पेरिटोनियम वॉल, यानी पेरिटोनियम कैविटी के अंदर वो सारे ऑर्गन प्लेस होते हैं। पर ये किडनी एकमात्र ऐसी होती है जो उस पेरिटोनियम वॉल के बाहर होती है। किडनी उस पेरिटोनियम वॉल के बाहर होती है, इसीलिए एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया गया है कि द पोजीशन ऑफ किडनी इज रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है पेरिटोनियम के बाहर होना। बाकी सारे ऑर्गन पेरिटोनियम वॉल के अंदर होते हैं, पर किडनी उसके बाहर होती है। तो इतनी बातें आपको क्लियर है? क्या ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर हो? अगर कोई भी दिक्कत लगे तो बेटा कमेंट कर देना, उसको दोबारा से बता दिया जाएगा, या तो सुविधा है वापस से बैक करो, फिर से एक बार देख लो, है ना। केवल इसमें स्ट्रक्चर की चर्चा करी गई है, अभी इंटरनल स्ट्रक्चर इसके बाद देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, तब फिर आगे बढ़ा जाए। हम लोगों ने बेटा किडनी का आउटर स्ट्रक्चर देख लिया है। अब अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे नजर डाली जाए तो ये कुछ ऐसा होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी जो होती है, अगर इसका टीएस काटा जाए, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो जो इसका आउटर हिस्सा है ये क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, और इसका जो इनर हिस्सा है ये क्या कहलाता है, मेडुला। हर एक किडनी के अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक उसका आउटर हिस्सा, एक उसका इनर हिस्सा। जो आउटर पोर्शन होता है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है और इनर वाले को मेडुला बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है। जो इनर मेडुला वाला रीजन होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, मेडुलरी पिरामिड्स। जो आपको ट्रायंगल शेप पे दिख रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, मेडुलरी पिरामिड्स। हर एक किडनी में लगभग 8 से 12 क्या होते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। और ये मेडुलरी पिरामिड्स वही स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन। एक एक पिरामिड के अंदर काफी सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। अब नेफ्रॉन की क्या गिनती होती है, जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तब देखेंगे। वैसे ये मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन की प्लेसमेंट होती है, और एक किडनी के मेडुला वाले पार्ट में 8 से 12 मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। बेटा कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में है, अब देखो जैसे ये 2 पिरामिड हैं, 2 पिरामिड के बीच का जो ये हिस्सा है, ये कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है। ऐसा लग रहा है कॉर्टेक्स का हिस्सा अंदर एम्बेडेड है, तो ये हिस्सा कहलाता है रीनल कॉलम ऑफ बटनी। ठीक है, तो रीनल कॉलम ऑफ बटनी हमारे कॉर्टेक्स का वो हिस्सा होता है जो मेडुला में प्रेजेंट होता है। तो उसमें लिखा भी हुआ है कि रीनल कॉलम ऑफ बटनी के नीचे लिख दिया है पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स विच प्रेजेंट इन मेडुला, यानी कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो मेडुला में होता है उसको क्या बोला जाता है, रीनल कॉलम ऑफ बटनी। जो हमारी किडनी का बाहर का स्ट्रक्चर होता है उसमें रीनल फैसिया एक लेयर होती है जो उसको पूरा बना के रखती है। एडिपोज कैप्सूल और रीनल फैसिया मिलकर पूरा बनाते हैं रीनल कैप्सूल। तो रीनल कैप्सूल क्या होती है, कवरिंग ऑफ किडनी। किडनी की कवरिंग बनाने के लिए रीनल फैसिया और एडिपोज कैप्सूल होता है जो मिलकर क्या बनाते हैं, रीनल कैप्सूल। ये रीनल शब्द आर्टरी, ये किडनी के लिए ये सब यूज किया जाता है। आपने देखा होगा आर्टरी में भी बोला रीनल आर्टरी, किडनी की कवरिंग में बोला रीनल कैप्सूल। तो ये रीनल शब्द ही किडनी के लिए यूज किया जाता है। जैसे हार्ट के लिए आप कार्डियक शब्द का इस्तेमाल करते हो, ऐसे किडनी के लिए रीनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो रीनल कैप्सूल हमारे किडनी की कवरिंग बनाता है, एक हार्ट कैप्सूल बनाता है। कॉलम ऑफ बटनी पता लग गया, कॉर्टेक्स पता लग गया, मेडुला पता लग गया, मेडुला में मेडुलरी पिरामिड होते हैं, ये पता लग गया। फिर यहाँ पर ये कैलेक्स लिखा हुआ है, कैलेक्स क्या होता है ये अभी आगे हम आपको समझाएंगे। अगर बेटा हम एक मेडुलरी पिरामिड को जूम करें तो उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये देखो। मेडुलरी पिरामिड में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है किसका स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का। परेशान ना होना, इसके डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेफ्रॉन के इस स्ट्रक्चर में इसको बोलते हैं बामन कैप्सूल। बामन कैप्सूल के बाद होता है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब।
फिर होता है बेटा लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। तो यानी कि जैसे मेडुलरी पिरामिड देखोगे और इसमें नेफ्रॉन को देखोगे तो नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा बाहर कॉर्टेक्स में होता है और कुछ हिस्सा मेडुला के अंदर होता है। तो नेफ्रॉन का वह हिस्सा जो कॉर्टेक्स में होता है, यानी इस मेडुलर पिरामिड के बाहर होता है, वो क्या होता है, बाउमन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी। ये नेफ्रॉन के ये तीन पार्ट कहां होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में होते हैं। और वहीं पर नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट वाला जो पार्ट होता है वो कहां होता है, मेडुलर रीजन में होता है। यानी कि जो हमारे पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन की प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि उसका कुछ हिस्सा बाहर कॉर्टेक्स में है तो कुछ हिस्सा अंदर पिरामिड में है। तो जो बाहर आता है उसमें बाउमन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी आ जाता है, और जो अंदर होता है उसमें लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट आता है। फिर इसके बाद बेटा अब ऐसा कोई एक तो होगा नहीं नेफ्रॉन, कई सारे नेफ्रॉन होते हैं एक पिरामिड के अंदर। तो जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कलेक्टिंग डक्ट, ये चीजों को कलेक्ट करके नीचे लाता है। और चीजों में किसको कलेक्ट कर रहा होगा, यूरिन को, क्योंकि नेफ्रॉन में यहाँ पर बाउमन कैप्सूल में तो ब्लड फिल्टर हो रहा होता है। तो ब्लड फिल्टर होने के बाद जो उसका फिल्ट्रेट बनता है वो इसी कलेक्टिंग डक्ट से नीचे आता है। कई सारे नेफ्रॉन की कई सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसको क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ बेलेनी। ठीक है, कई सारे नेफ्रॉन की कई सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसको क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ बेलेनी। ये डक्ट ऑफ बेलेनी बाहर आएगी कहां, पिरामिड से बाहर आएगी, और बाहर आती कहां पर ओपन होगी, माइनर कैलेक्स में। अब ये माइनर कैलेक्स क्या है, जो पिरामिड के बाहर ट्यूब निकली होगी जिसमें कलेक्टिंग डक्ट आ रही होगी, डक्ट ऑफ बेलेनी आ रही होगी, उसको बोलते हैं माइनर कैलेक्स। अब आप बताओ कि हमारे पिरामिड कितने हैं, 8 से 12, तो माइनर कैलेक्स कितनी होंगी, 8 से 12। तो माइनर कैलेक्स में कितनी होती हैं, 8 to 12 अप्रोक्स। फिर ये 8 से 12 माइनर कैलेक्स ओपन होती हैं और कॉमन 2-3 ट्यूब बनाती हैं। जैसे छोटी छोटी ट्यूब्स आ रही हैं, फिर ये मिलके एक कॉमन 2-3 मेजर ट्यूब में ओपन होंगी, तो उसको बोलेंगे मेजर कैलेक्स। अब ये मेजर कैलेक्स लगभग 4 से 5 होती हैं। ठीक है, 8 से 12 हमारी माइनर कैलेक्स होती हैं जो मिलके एक कॉमन मोटी मोटी ट्यूब्स में ओपन होती है जिसको बोलते हैं मेजर कैलेक्स। और फिर ये 4 से 5 जो मेजर कैलेक्स हैं ये आके एक कॉमन ट्यूब में ओपन हो जाती है जिसको बोलते हैं पेल्विस। फिर ये पेल्विस ही है जो किडनी के बाहर आएगा, किसके फॉर्म में, यूरेटर के फॉर्म में। तो पेल्विस से यूरिन आएगी यूरेटर में, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लेडर में, फिर यूरेथ्रा, फिर आउट। ये कहीं ना कहीं आपको यूरिन का पैसेज समझ में आ गया कि यूरिन हमारी कहां पर बनती है और कैसे कैसे आगे मूव करती है। बनी कहां पर, नेफ्रॉन ने बनाया, कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हुई, कई सारी कलेक्टिंग डक्ट को मिला के बोला डक्ट ऑफ बेलेनी, जो कि ओपन होगी कहां पर, माइनर कैलेक्स में। माइनर कैलेक्स ओपन होगी मेजर कैलेक्स में, मेजर कैलेक्स से आएगी पेल्विस में, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर, फिर यूरेथ्रा, और फिर बॉडी के बाहर यानी आउट। अब एक बार ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर देख डालो कि इसमें सब कुछ समझ में आ रहा है। किडनी का हमने आउटर स्ट्रक्चर भी देख लिया, उसकी प्लेसमेंट भी देख ली। अब उसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है ना बेटा, कि उसकी लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, डार्क ब्राउन होती है, रेडिश ब्राउन होती है, और बॉडी में क्या काम कर रही होती है, ये तो आप अपनी केवल टेक्स्ट बुक को रीड भी कर लोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा, उसको रटाने की क्या जरूरत है। मेन बात हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, उसकी लोकेशन समझी कि T12 और L3 के बीच में होती है, उसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होता है, राइट वाली थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ्ट वाली ऊपर होती है क्योंकि वहां पर लिवर होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर देखा तो देखा कि किडनी के बाहर जो कैप्सूल होता है उसको रीनल कैप्सूल बोला जाता है, जो किडनी की कवरिंग बना रहा होता है। फिर इसके अंदर का हिस्सा 2 पार्ट में बटा होता है, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाले हिस्से को कॉर्टेक्स बोलते हैं, तो वहीं इनर वाले हिस्से को मेडुला बोलते हैं। फिर इनर जो मेडुला वाला हिस्सा है, यहाँ पर छोटी छोटी पिरामिड प्रेजेंट होते हैं जिनको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, जिनका नंबर होता है लगभग 8 से 12। इन मेडुलरी पिरामिड्स में क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, और नेफ्रॉन का क्या काम होता है, ब्लड को फिल्टर करना। इसके बाद हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इन पिरामिड्स के बाद इसको हमने एक पिरामिड को जूम किया तो यहां पर देखा कि पिरामिड में नेफ्रॉन की प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार होती है कि उसका कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है तो कुछ पिरामिड के अंदर होता है, यानी मेडुला के अंदर होता है। तो जो हिस्सा बाहर होता है उसमें बाउमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी आ जाते हैं, जो अंदर होता है उसमें लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट आ जाते हैं। और उसके बाद ये देख लिया हमने यूरिन का पैसेज, ये एक्स्ट्रा है, याद रखना चाहो तो रखना वरना इग्नोर भी कर सकते हो। रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स विद प्रेजेंट इन मेडुला। ये हो गया आपका किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इस किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर नेफ्रॉन का फंक्शन देखेंगे कि वहां पर ब्लड एक्चुअली में कैसे फिल्टर हो रहा है। और जब ब्लड का फिल्ट्रेशन समझेंगे तो अपने आप ही अगले टॉपिक में मूव कर जाएंगे यूरिन के फॉर्मेशन में, जिसमें हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रीशन पढ़ना होगा। फिर वहां से लगभग ये चैप्टर एंड हो जाता है। फिर कुछ 2-4 कॉमन बातें होती हैं जो हमें पढ़ना होता है कि जैसे यूरिन है, अब यूरिन में अगर शुगर आ रही है तो यानी ग्लूकोज आ रहा है तो उसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं।
एल्ब्यूमिन आ रहा है तो एल्ब्यूमिन यूरिया बोलते हैं। ऐसी 2-3 डिसीज हैं, उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलिसिस प्रोसेस देख लेंगे और चैप्टर एंड हो जाएगा। तो एक तरीके से समझो कि हम लोग अपने चैप्टर का 50% पोर्शन खत्म कर चुके हैं। अब 50% थोड़ा सा और बाकी है, तो निपटा दिया जाएगा, है ना। मेहनत हमारी भी है, आपकी भी है, लगे रहेंगे तो निपट जाएगा। इसको नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ तो बेटा अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इससे पहले हम ये जान लें कि नेफ्रॉन हमारे किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। इसी को ही हम लोग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। इनका जो नंबर होता है वो अप्रॉक्स 2 मिलियन होता है इन बोथ द किडनीज, यानी एक सिंगल किडनी में कितने होंगे, 1 मिलियन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनी की। इसको हम लोग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के नाम से भी जानते हैं। इनका जो नंबर होता है वो एक किडनी में 1 मिलियन, यानी दोनों किडनी में लगभग 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। और इसके स्ट्रक्चर में 2 चीजें होती हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल, यानी एक इसका ट्यूब वाला हिस्सा और एक इसका कैपिलरी नेटवर्क वाला हिस्सा। तो ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आ जाता है, बॉमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब, हेनलेस लूप यानी लूप ऑफ हेनले, और लास्ट कलेक्टिंग डक्ट। इतनी चीजें आ जाती हैं हमारे रीनल ट्यूब्यूल में। और बाकी ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, माल्पीजियन बॉडी, ठीक है। ये पहले भी हमने देखा है, फिर से एक बार इसको समझ लो कि ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है हमारा, माल्पीजियन बॉडी, ओके। बाकी जब हमने मेडुलरी पिरामिड्स देखे थे तो उसमें ये समझ लिया था कि नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा हमारे कॉर्टेक्स में आता है और कौन सा हिस्सा मेडुला में आता है। एक बार अगर मैं फिर से आपको बताऊं तो हमारा बॉमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, बीसीटी और डीसीटी आ जाता है हम किस में, कॉर्टिकल हिस्से में। और लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट किस में आ जाता है, मेडुला वाले हिस्से में आ जाता है। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बस इतनी बातें याद रखना। माल्पीजियन बॉडी को अगर जूम करके दिखाया जाए तो ये जो कप शेप हो गया, ये क्या हो गया, बॉमन कैप्सूल हो गया। और इसके अंदर ये जो कैपिलरी का नेटवर्क हो गया, इसको क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस बोला जाता है। हमने जब किडनी का स्ट्रक्चर देखा तो उसमें देखा कि जो हमारी रीनल आर्टरी है वो ब्लड को लेके अंदर आ रही है, ठीक है। रीनल आर्टरी ब्लड को लेके जैसे ही अंदर आती है तो वो किसमें टूट जाती है, अफरेंट आर्टेरियोल, अफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को लेके आती है और फिर एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है, यानी ये यहां से थिन हो जाती है और जब बाहर निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल। याद रखना जो बाहर जाए यानी एग्जॉस्ट, उससे याद रखना कि जो बाहर जाए वो इफरेंट आर्टेरियोल और जो अंदर लेके आए ब्लड को वो अफरेंट आर्टेरियोल। तो इस बॉमन कैप्सूल में अफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को लेके आती है, एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है और इफरेंट के रूप में यहां से बाहर निकल जाती है। बेटा ये जो कैपिलरी का यहाँ पर नेटवर्क बना है, या ये कह लो कि ये जो यहाँ पर ट्यूब को थिन किया गया है, उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ सके, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, फिल्ट्रेशन अच्छे से हो सके। यानी यही वो एरिया है जहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा और फिल्ट्रेट छन के कहां पर आएगा, आपके प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब यानी पीसीटी में आएगा फिल्ट्रेट बन के। यहां तक की बातें समझ में आ रही है। अब ये समझो कि जैसे ही यहाँ पर ब्लड फिल्टर हुआ तो ब्लड आगे निकल गया इफरेंट आर्टेरियोल से, फिर बाहर चला गया। ये जो बॉमन कैप्सूल वाला हिस्सा है, इसके 2 लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है इसको पैराइटल बोला जाता है और इनर लेयर को विसरल बोला जाता है। ये पैराइटल लेयर तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनती है, इसको याद रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। पर इसी बॉमन कैप्सूल की जो इनर लेयर होती है ये खास तरीके के सेल से मिलकर बनती है, जिनको बोलते हैं पोडोसाइट सेल। ये पोडोसाइट सेल वो सेल होते हैं जो आपस में पोर बनाते हैं मिलके, यानी इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि इनके सेंटर में पोर बन रहा होता है और ये पोर, ये वही स्लिट है जहां से फिल्ट्रेट हमारा छन के नीचे आएगा। जैसे छन्नी में हमने देखा है ना, छोटे छोटे से पोर होते हैं, जिससे हमारा मेन इंग्रेडिएंट छन के बाहर चला जाता है और फिल्ट्रेट वहीं पर रुक जाता है। तो पोर क्या करते हैं कि गंदगी को ब्लड से छान के नीचे लाएंगे प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब में और ब्लड को क्लियर करके आगे भेज देंगे इफरेंट आर्टेरियोल में, ठीक है। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक को अपने पास रखे होंगे तो उसमें बॉमन का नेफ्रॉन का डायग्राम ओपन करिए। मैं साइड हट जा रहा हूं 2 मिनट के लिए, आपको सामने नेफ्रॉन का डायग्राम दिख जाएगा।
नेफ्रॉन के डायग्राम में बेटा ये जो एफरेंट आर्टेरियोल बाहर जा रही है ना, ये एफरेंट आर्टेरियोल इसी पीसीटी में वापस से क्वाइल्ड होगी, ठीक है, वापस से क्वाइल्ड होगी और उसी को हम लोग बोलेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अब फिर ये जो हेनले लूप होता है ना, लूप ऑफ हेनले, यानी पीसीटी के बाद नीचे लूप ऑफ हेनले होगा, एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर वही जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है वो आके नीचे लूप ऑफ हेनले में क्वाइल्ड होगी, तब उसी को ही बोलेंगे हम लोग वासा रेक्टा। कंफ्यूज नहीं होने का, केवल इतना समझने का। अच्छा हम तुम्हें एक बार छोटा सा इसका मैकेनिज्म बेटा केवल इतना सा है कि जैसे यहां पर इम्प्योर ब्लड आया, ठीक है, उसको यहां पर फिल्टर होना है, तो फिल्टर में क्या होता है, जो उसकी इम्प्योरिटी होगी वो छन के यहां पर आ जाएगी और ब्लड प्योर होके आगे चला जाएगा। पर यहां पर एक दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या हो जाती है कि कुछ इम्प्योरिटीज जो यहां पर छन जानी चाहिए थी वो नहीं छनती और आगे चली जाती हैं, और यहां पर कुछ ऐसी चीजें छन जाती हैं जो नहीं छननी चाहिए थी, यानी जो ब्लड के लिए जरूरी थी, यानी एक्स्ट्रा वाटर या कुछ भी समझ लो। तो अब जो यहां पर छन के आ गया है, जो जरूरी है उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, रीअब्सॉर्ब कराना पड़ेगा, और जो नहीं छना है आगे चला गया है, जो घातक है, उसको क्या करना पड़ेगा, वापस से सेक्रीट करना पड़ेगा। कहां पर, इसी पीसीटी में। कंफ्यूज तो नहीं हुए, बामन कैप्सूल है, ठीक है, ब्लड आया, छना, वापस गया, यहां पर कुछ चीजें ऐसी छन गई जो नहीं छननी चाहिए थी, ठीक है, कुछ चीजें छन गई जो नहीं छननी चाहिए थी, तो क्या किया जाएगा, इसको वापस से रीअब्सॉर्ब कराना पड़ेगा। रीअब्सॉर्ब होके कहां जाएगा, इफरेंट आर्टेरियोल में। तो इफरेंट आर्टेरियोल में तभी जा पाएगा जब ये इसके अगल बगल क्वाइल्ड होगी। इफरेंट आर्टेरियोल किसके बगल में, पीसीटी के बगल में। तो वही इफरेंट आर्टेरियोल जब पीसीटी के बगल में क्वाइल्ड होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। और यही इफरेंट आर्टेरियोल जब हमारे लूप ऑफ हेनले के अगल बगल क्वाइल्ड होती है तो उसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। अब यहां पर ही रीअब्सॉर्प्शन और सेक्रीशन का काम चल रहा होता है। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रीशन का काम इसी इफरेंट आर्टेरियोल और पीसीटी के बीच में चल रहा होता है, ठीक है, जिसमें हम चीजों का बैलेंस मेंटेन कर रहे होते हैं। तब जाके हमारा कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट बन पाता है, जिसको हम लोग यूरिन बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम एक बार बुक का कंप्लीट नेफ्रॉन का डायग्राम देखो, उसमें देखो कि बामन कैप्सूल बना हुआ है, अफरेंट आर्टेरियोल है, इफरेंट आर्टेरियोल है, फिर वही इफरेंट आर्टेरियोल पूरे नेफ्रॉन में क्वाइल्ड है, और उसी क्वाइल्ड हिस्से को दो पार्ट में पढ़ा जाता है। एक वो हिस्सा जो पीसीटी में क्वाइल्ड है उसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोला, एक वो हिस्सा जो नीचे हेलेस लूप में क्वाइल्ड है उसको क्या बोला, वासा रेक्टा बोला। अब नेफ्रॉन भी बेटा हमारे दो तरीके के होते हैं, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो ये जस्टामेडुलरी क्या होते हैं, कॉर्टिकल क्या होते हैं, ये अपने को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि 11th के सिलेबस में अपने में है नहीं, अभी तो नहीं पढ़ता है। वैसे समझ जाओ कि जस्टामेडुलरी नहीं बताएंगे, हटाओ, बेकार है। तो इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ब्लड का पैसेज क्या है यहां पर और यूरिन का पैसेज क्या है, कि यूरिन कहां से बनी और कहां से बाहर निकली, ऐसी ब्लड कहां से आया और कहां से बाहर गया। अगर ये दोनों पैसेज हमें समझ में आ जाते हैं तो एक दिमाग में क्लियरिटी आ जाएगी कि एक्चुअली में यहां पर ये पूरी प्रोसेस हो कैसे रही है। क्योंकि अब लगभग हम लोग चैप्टर 80% खत्म कर चुके हैं। अब ये पैसेज पढ़ लेंगे और इसके बाद सीधा आ जाएंगे हम अपने यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म पे। और जब यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसके वही 3 स्टेप पढ़ने, तीनों को डिटेल में पढ़ लेंगे, काम खत्म हो जाना है। फिर यूरिन की फिर डायलिसिस बताने में 2-5 मिनट लगेगा, फिर चैप्टर एंड है, ठीक है। तो बस हिम्मत बनाए रखना, खत्म होने ही वाला है। तो अब आगे बेटा देखा जाए कि हमारे किडनी के अंदर बन रही यूरिन का क्या पैसेज होता है और इसमें फिल्टर होने के लिए जो ब्लड आ रहा है इसका पैसेज क्या होता है। तो सबसे पहले पैसेज ऑफ यूरिन, जो पहले भी आप एक बार देख चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट से कलेक्ट होती है, फिर आगे जाती है डक्ट ऑफ बेलिनी में, फिर डक्ट ऑफ बेलिनी से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर, फिर उसके बाद यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से आउट। ये किसका पैसेज है, हमारे यूरिन का हो गया। अगला क्या है, पैसेज ऑफ ब्लड इन किडनी। तो रीनल आर्टरी से ब्लड अंदर आएगा, अफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू जाएगा, फिर ग्लोमेरुलस एक कैपिलरी का नेटवर्क बनेगा, फिर वहां से एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल से आगे जाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से वासा रेक्टा। हमने आपको बताया था कि यही एफरेंट आर्टेरियोल पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में बदल जाएगा जब पीसीटी में क्वाइल होगा, और आगे जाके वासा रेक्टा में बदल जाएगा जब लूप ऑफ हेनले से क्वाइल होगा। फिर वासा रेक्टा से आगे रीनल वेन्यूल में, और रीनल वेन्यूल से रीनल वेन, और फिर बाहर निकल जाएगा किडनी से, ठीक है। तो दोनों पैसेज समझ में आ रहे हैं। पैसेज को एक बार नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे काफी।
और बाकी एक बात यहां पर बेटा और याद रखना, ये जो ग्लोमेरुलस है इसकी एक अपनी विशेषता है। हम जब भी अपने बॉडी में ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं तो आर्टरी, वेन और कैपिलरी को पढ़ते टाइम हम ये पढ़ते हैं कि आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए कैपिलरी होती है, ताकि जब आर्टरी का ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाए तो वो वेन में जा सके, ताकि वेन उसको वापस से हार्ट में ले जाए और वो वापस से सर्कुलेशन वाली प्रोसेस चल सके। पर ये ग्लोमेरुलस एक ऐसा कैपिलरी का नेटवर्क है जो दो आर्टरी के बीच में है, अफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। दो आर्टरी के बीच में कभी कैपिलरी नहीं बनती है बॉडी में, पर ये एकमात्र ऐसी जगह है जो कैपिलरी नेटवर्क कहां बन रहा है, दो आर्टरीज के बीच में बन रहा है। वरना हमेशा कैसे बनता है, आर्टरी और वेन के बीच में कैपिलरी नेटवर्क बनता है। ठीक है, तो ये पैसेज नोट कर लीजिएगा। फिर अपने फाइनल राउंड पे चलते हैं जहां पर हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ओके, तो बेटा अगला टॉपिक क्या है हमारा, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में बेटा लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेस, नेमली अल्ट्राफिल्ट्रेशन या इसी को ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोला जाता है। अगला आ गया रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा आ गया सेक्रीशन। यानी जब ये तीन प्रोसेस एक साथ काम करती हैं तब जाके हमारा कंसंट्रेटेड यूरिन बन पाता है। अब ये यूरिन के लिए वर्ड कंसंट्रेटेड क्यों यूज कर रहे हैं ये आगे समझते हैं। होता क्या है बेटा कि जैसे ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम है, ठीक है, इस नेफ्रॉन में ये आपको दिख रहा होगा बामन कैप्सूल, ये होता है ग्लोमेरुलस, और ये आने वाली इफरेंट आर्टेरियोल, ये इफरेंट आर्टेरियोल, यानी ये अफरेंट आर्टेरियोल हो गई और ये इफरेंट आर्टेरियोल हो गई। अफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, दोनों के ल्यूमन में डिफरेंस नजर आ रहा है। एक का ल्यूमन ब्रॉड है और एक का ल्यूमन नैरो है। ल्यूमन समझते हो ना, एक ट्यूब के बीच का जो होल होता है, जैसे चीजें पास आउट कर रही होती हैं उसको ल्यूमन बोलते हैं। तो ये ब्रॉड ल्यूमन है, ये नैरो ल्यूमन है। अगर किसी ब्रॉड ल्यूमन से नैरो ल्यूमन की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो अंदर फ्लूइड होगा उसका प्रेशर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। बॉयल्स लॉ हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है कि अगर हमारा वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, पढ़ा है ना। हाँ, तो यहां पर वॉल्यूम घटा क्योंकि हमने ल्यूमन को नैरो किया तो प्रेशर इंक्रीज किया, और हमने प्रेशर बढ़ाया क्यों है, ताकि उस ब्लड का लिक्विड पार्ट यहां पर फिल्टर हो सके। किसी चीज को फिल्टर करने के लिए यहां पर हमने प्रेशर इंक्रीज किया, और उस प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमने ल्यूमन को नैरो कर दिया। यानी अफरेंट का ल्यूमन ब्रॉड होता है, इफरेंट का ल्यूमन नैरो होता है। एक बात समझ में आई, जब यहां पर फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो उस फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि ब्लड का जितना भी लिक्विड पार्ट है सब यहां पर फिल्टर हो जाएगा, और फिल्टर है होके कहां आ जाएगा, बामन कैप्सूल में। तो उस बामन कैप्सूल में आए हुए फिल्टर को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट बना है तो उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। और उसमें ब्लड का मैक्सिमम सारा पार्ट होता है। उसमें ब्लड का लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा भी होगा, उसमें ब्लड के कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स भी होंगे, यूरिया भी होगा और ग्लूकोज भी होगा, और मैक्सिमम अमाउंट में वाटर भी होगा। तो अब तुम ये समझो कि अगर ये सारी चीजें ब्लड से छन के यहां नीचे बामन कैप्सूल में इकट्ठा हो जाएंगी एज अ फिल्ट्रेट, तो जो आगे ब्लड निकलेगा वो थिकर नहीं हो जाएगा, वो गाढ़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें बचा क्या, इंपॉर्टेंट ब्लड सेल्स बचे सारे, जो ब्लड सेल्स होते हैं हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये बचा, और कुछ मेजर ब्लड प्रोटीन्स बची, यही चीजें बची, बाकी सारी चीजें तो फिल्टर होके नीचे आ गई। तो ये जो थिकर पार्ट होता है ब्लड का, ये इसी इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू बाहर आता है। और फिर याद करिए, हमने आपको बताया था कि ये इफरेंट आर्टेरियोल बाहर निकलने के बाद हमारे पीसीटी और डीसीटी के अलोंग क्वाइल्ड हो जाती है, चाहे वो लूप ऑफ हेनले हो, इन सब के अलोंग ये क्वाइल्ड रहती है। और क्वाइल्ड रह के क्या कर रही होती है, यहां पर चल रहा होता है चीजों का रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन। तो इन तीन स्टेप का कैसे काम है, ये कैसे वर्क कर रहे हैं, उसी को ही हम समझा रहे हैं। पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसी को बोला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आया वो फिल्टर हुआ, और फिल्टर होकर उसने फिल्ट्रेट बना दिया जो कि बामन कैप्सूल में आ गया। यहां से फर्स्ट स्टेप अपना सेटिस्फाई हो गया काम उसका, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद जो ब्लड का मैक्सिमम पोर्शन छन के नीचे आ गया है, इसमें ब्लड की इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि नहीं, अभी हमने बताया कि इसमें ब्लड का मैक्सिमम वाटर छन के नीचे आ गया, ग्लूकोज आ गया, यूरिया आ गया, इंपॉर्टेंट सॉल्ट जैसे सोडियम वगैरह सब आ गए। तो अब ये सारी चीजें तो हमारे लिए जरूरी थी ना कि इनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। नहीं भाई, ये जो यहाँ पर फिल्ट्रेट बन के आया है, क्या ये यूरिन है? नहीं, ये डाइल्यूट पार्ट है, ये यूरिन नहीं है। ये डाइल्यूट हिस्सा है जो अभी छन के नीचे तो आ गया है, पर अब क्या होगा
कि अब ये जो चीजें नीचे छन के पीसीटी वगैरह में आ गई हैं, अब इनको वापस से क्या कराना पड़ेगा, रीएब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। और रीएब्जॉर्प्शन कहां से होगा, यानी पीसीटी, लूप ऑफ हेनरी और डीसीटी से वापस चीजें रीअब्सॉर्ब होकर कहां आएंगी, ब्लड कैपिलरी में। तो ये जो हमने ट्यूब बना रखी है क्या है, ब्लड कैपिलरी। और ये कहां से आ रही होगी, इसी एफरेंट आर्टेरियोल से बेटा, यही आके क्वाइल हुई होगी। ठीक है, तो अब जो चीजें नीचे इंपॉर्टेंट चीजें जो छन के आ गई हैं, इनका हम क्या करेंगे, रीअब्सॉर्प्शन करेंगे, यानी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएंगे। तो रीअब्सॉर्प्शन के दौरान क्या होगा कि ब्लड की इंपॉर्टेंट चीजें छन के वापस से यहां पर आएंगी, वापस से कैपिलरी नेटवर्क में आएंगी। क्या हो गया, रीअब्सॉर्प्शन। अब जो चीजें छन जानी चाहिए थी वो निकल जाती हैं आगे, जिन चीजों का फिल्ट्रेट में आ जाना चाहिए था छन के, वो नहीं आ पाती हैं, वो आ जाती हैं आगे। तो इनका क्या कराना पड़ेगा, सेक्रीशन। सेक्रीशन करा के इनको कहां लाएंगे, वापस से पीसीटी डीसीटी में लाएंगे। तो जैसे ये ट्यूब है, ये ट्यूब कहां से आ रही, एफरेंट से, तो इसमें वो सारी इंप्योरिटी होगी जो यहां पर छन जानी चाहिए थी, जो नहीं छन पाई है, तो इनको हम सेक्रीट करके वापस से लाएंगे पीसीटी में। तो एरो में गड़बड़ाना नहीं, अगर यहां से रीअब्सॉर्ब करके वापस ब्लड कैपिलरी में लाए तो उसको रीअब्सॉर्प्शन बोलते हैं, और ब्लड कैपिलरी से चीजों को सेक्रीट करके पीसीटी में डाला तो ये सेक्रीशन है। इसी को ही बेटा ट्यूबुलर सेक्रीशन बोला जाता है। ठीक है, तो जब चीजों का रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा, जब चीजों का यहां से सेक्रीशन हो जाएगा, तब इन सारी प्रोसेस होने के बाद जो कंसंट्रेटेड फॉर्म बचेगा उस लिक्विड का, वो यहां कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, सीडी में आएगा। ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट में आने वाला ये फिल्ट्रेट ही लास्ट में क्या कहलाएगा, यूरिन कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, इसको समझो। हम लोग यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि यूरिन को फॉर्म होने में लगभग 3 स्टेप लगते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन, सेक्रीशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है कि हमारे नेफ्रॉन में जब अफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेके आ रहा होता है, तो वो अपने आप को नैरो करके एक कैपिलरी का थिन नेटवर्क बना लेता है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ल्यूमेन के नैरो हो जाने की वजह से यहां पर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, और उस प्रेशर के इंक्रीज होने से यहां पर फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। जब फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो जो यहां फिल्ट्रेट बन के आता है, इसमें ब्लड की इंपॉर्टेंट चीजें भी आ जाती हैं, क्योंकि यहां ब्लड का जितना भी लिक्विड पार्ट है सब कुछ छन जाता है। ब्लड का प्लाज्मा, ब्लड का उसी में वाटर होता है मैक्सिमम, ब्लड के इंपॉर्टेंट ग्लूकोज और सोडियम जैसे सॉल्ट्स, यूरिया, ये सारी चीजें छन के नीचे आ जाती। फिर क्या होता है, वो थिक ब्लड एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू बाहर चला जाता है। अब ये प्योर तो है, पर इसमें कुछ इंप्योरिटीज अभी भी हैं जो छन जानी चाहिए थी, और जो नहीं छनना चाहिए था वो यहां छन चुका है। तो क्या होगा, ये वापस से आके इसके अगल बगल क्वाइल हो जाएगा। तो ये ब्लड कैपिलरी क्या है, इसी एफरेंट आर्टेरियोल का प्रोजेक्शन है जो इसके अगल बगल क्वाइल्ड है। तो अब क्या होगा कि इस फिल्ट्रेट से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम वापस से रीअब्सॉर्ब कराएंगे ब्लड कैपिलरी में, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको वापस से रीअब्सॉर्ब कराएंगे ब्लड कैपिलरी में। तो ये अगला प्रोसेस होगा रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन के बाद जो कुछ इंप्योरिटी रह गई है, जो अभी कुछ रह गई जो यहां नहीं छन पाई थी, इसको वापस से सेक्रीट करा के पीसीटी में डालेंगे, या लूप ऑफ हेनरी में डालेंगे, या डीसीटी में डालेंगे। तो ये सेक्रीशन चलेगा। तो जब ये रीअब्सॉर्प्शन और सेक्रीशन, जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, तब जाके हमारा फाइनली कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म हो पाएगा। ये है बेटा आपके यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म। इसके बाद अभी हम एक एक स्टेप को थोड़ा सा और डिटेल में बता दे रहे हैं, तो बस ये भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब बेटा ये जो टेबल आपके सामने बनी हुई है यूरिन फॉर्मेशन को लेके, ये एक प्रो टेबल है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाके है, ये हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, पर एक बार आप इसको पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किन चीजों का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, किन चीजों का सेक्रेशन हो रहा है, और ये तीनों स्टेप जिसमें लास्ट में यूरिन बन रही है वो है क्या एक्चुअली। तो अभी जैसे हमने यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप पढ़े और तीनों का मतलब समझा कि कैसे यहां पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो रहा है, फिर उससे जो फिल्ट्रेट बन रहा है उससे हम चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, और कुछ चीजों को वापस से सेक्रीट भी कर रहे हैं पीसीटी डीसीटी में। ये तीनों स्टेप के बारे में समझते हैं, जिनमें से पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इसमें बेटा देखो कि फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, बिना प्रेशर के तो यहां पर कोई चीज नहीं छन पाएगी, इसीलिए हमने यहां पर ल्यूमेन को नैरो भी किया था। अफरेंट आर्टेरियोल का ल्यूमेन रॉड होता है, इफरेंट का नैरो होता है, जिसकी वजह से यहां पर ब्लड का प्रेशर बढ़ता है।
ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो उस प्रेशर को बोला जाता है जीएफपी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। यानी ब्लड का प्रेशर बढ़ने से जो ग्लोमेरुलस पर फिल्ट्रेशन का प्रेशर बढ़ता है उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो कि कितना होता है 55 mmHg। पर अगर यहां पर हमने चीजों को नैरो कर दिया है तो ब्लड के जो सेल्स होंगे वो यहां पर कहीं ना कहीं इकट्ठा होने लगेंगे। अब ब्लड के सेल्स इकट्ठा होंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर में रुकावट डालेंगे, या कह लो कि एक निगेटिव प्रेशर पैदा करेंगे। तो उस प्रेशर को बोला जाता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ब्लड के कोलॉइड्स की वजह से जो वहां पर एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको बोला जाता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि कितना होता है -30 mmHg। ये एक निगेटिव प्रेशर यहां पर क्रिएट कर रहा होता है। अब नीचे बाउमन कैप्सूल है, बाउमन कैप्सूल की वॉल भी तो कुछ बहुत प्रेशर लगाएगी ऊपर की तरफ, यानी कि फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए ये भी एक निगेटिव प्रेशर लगाएगी। बाउमन कैप्सूल का ये कैप्सूल जो है ये एक निगेटिव प्रेशर जनरेट करेगा फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए। तो ये होगा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो बाउमन कैप्सूल से प्रेशर लगेगा उसको क्या बोलेंगे, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि कितना होगा -15 mmHg। अब जब ये सारे प्रेशर एक साथ हम देखते हैं तो उसको बोला जाता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। यानी कि वो नेट कौन सा प्रेशर है जिससे यहां पर चीजें फिल्टर हो रही हैं। तो जब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर देखा जाता है तो जीएफपी माइनस में बीसीओपी प्लस सीएचपी कर देंगे। भाई ये दोनों निगेटिव के हैं तो ये दोनों रोकेंगे और ये अकेला फिल्ट्रेशन को अलाउ करेगा। तो जो अलाउ कर रहा है ये 55 है और जो रोक रहा है वो 30 + 15 यानी 45 है। तो 55 - 45 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 mmHg। अब ये 10 mmHg वो फिल्ट्रेशन प्रेशर है जिससे यहां पर चीजें फिल्टर्ड होंगी। और यहां पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा होता है उससे जो फिल्ट्रेट बन रहा होता है ये पर मिनट 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट बन रहा होता है। यानी 1 मिनट में 125 ml। यानी अगर आप दिन का कैलकुलेट कर लोगे ना तो लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा होता है। अब क्या 180 लीटर बॉडीज बाहर निकाल देते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना। बॉडी में सारे फ्लूइड को भी अगर जोड़ दिया जाए तो भी मुश्किल से 10 से 15 लीटर फ्लूइड होगा। तो 180 लीटर को तो बाहर निकाला नहीं जाएगा। यानी कि अब यहां पर जो फिल्ट्रेट बना है इसका 90% हिस्सा हम क्या कर लेंगे, रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। और रीअब्सॉर्प्शन के बाद जो लास्ट में कंसंट्रेटेड एक वो लिक्विड बचेगा, फिल्ट्रेट बचेगा, तब उसको यूरिन का नाम दिया जाएगा, जो कि कितना होता है 1 to 1.5 लीटर इन अ डे। ठीक है, यानी इस बन रहे फिल्ट्रेट का केवल 1% हिस्सा पूरे दिन में यूरिन के रूप में बनाया जाता है, जो कितना होता है 1 से 1.5 लीटर लगभग होता है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझ में आया। अगला क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन में हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें जो चीजें एक्स्ट्रा आ गई हैं फिल्ट्रेट में इसको रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में लाना है। पर किसका रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, किसको वापस से ब्लड में लाएंगे, किसको वापस से कैपिलरी में लाएंगे, वो चीजें समझ लेते हैं। तो यहां पर पहली लाइन लिखी हुई है कि जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी में होता है। बाउमन कैप्सूल के बाद जो पहली क्वाड ट्यूब होती है पीसीटी होती है। तो जो यहां पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है वो किसका होता है, पीसीटी का होता है। पीसीटी का रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि 70 से 80% वाटर और यहां पर ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और कुछ कैटायंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये सब 100% रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। कहां पर, वापस से ब्लड कैपिलरी में आ जाते हैं रीअब्सॉर्ब होके। कहां से, पीसीटी से। तो क्या बात याद रखनी है कि पीसीटी से मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है, तो कहीं से मिनिमम भी तो होता होगा। लूप ऑफ हेनले बेटा, लूप ऑफ हेनले वो होती है जहां पर मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है, केवल वाटर और सोडियम आयन का रीअब्सॉर्प्शन यहां पर चल रहा होता है। फिर बात करी जाए डीसीटी की, तो डीसीटी एक अहम रोल प्ले करती है क्योंकि यहां पर कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है। कंडीशनल क्या कि सपोज किसी कंडीशन में हमारी बॉडी में इमरजेंसी के दौरान अचानक से पानी की कमी हो जाए, अचानक से सोडियम आयन की कमी हो जाए या इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में डीसीटी से रीअब्सॉर्प्शन बढ़ता है किसका, वाटर और सोडियम आयन का। ठीक है, तो यहां पर जो रीअब्सॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, कंडीशनल, यानी कंडीशन पर डिपेंड करता है। पर वैसे मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन कहां से होता है, पीसीटी से होता है। मिनिमम कहां से होता है, लूप ऑफ हेनले से होता है। किन चीजों का हो रहा है ये भी पता लग गया। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और रीअब्सॉर्प्शन, ये दो कहानी क्लियर हो गई। अब तीसरी कहानी क्या है बेटा अपनी, सेक्रीशन। यानी अब जो इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, अब जो इंप्योरिटीज आगे इफरेंट आर्टेरियोल में चली गई थी, इन इंप्योरिटीज को वापस से सेक्रेट करके कहां लाना है, इन्हीं ट्यूब में लाना है, नेफ्रॉन के इसी ट्यूबुलर पार्ट में लाना है, ताकि हम उसको कलेक्टिंग डक्ट में भेज सकें। ठीक है, तो उस सेक्रीशन में बेटा पीसीटी में जो चीजें सेक्रेट हो रही होती हैं, ब्लड कैपिलरी से पीसीटी में जो चीजें सेक्रेट हो रही होती हैं वो क्या क्या होती हैं, पोटेशियम आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है और हमारा अमोनिया होता है।
ये चीजें वापस से सेक्रीट होकर पीसीटी में आती हैं हमारे कैपिलरी से। फिर अगर बात करी जाए लूप ऑफ हेनले की, तो यहाँ पर किसी भी चीज का सेक्रीशन नहीं चल रहा होता है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले हमने आपको एक बार बताया था ना, कि एक बार क्या अभी कुछ टाइम पहले बताया था आपको कि हमारे जो बॉडी में नेफ्रॉन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। तो जो हमारे जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं वही फुल नेफ्रॉन होते हैं और उन्हीं के पास ही ये लूप ऑफ हेनले लॉन्ग प्रेजेंट होती है। बाकी जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उसमें लूप ऑफ हेनले इतनी शॉर्ट होती है कि वो ना के बराबर मानी जाती है, और 85% तो यही है कॉर्टिकल है। जस्टा मेडुलरी तो हमारी इमरजेंसी कंडीशन में काम आते हैं और ये केवल 15% होते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा बात थी, अगर याद रखना चाहो तो रख लेना। तो लूप ऑफ हेनले कहीं ना कहीं बहुत रिड्यूस होती है, नेफ्रॉन में डिमिनिश्ड होती है, इसलिए यहाँ पर किसी भी चीज का सेक्रीशन नहीं हो रहा होता है। डीसीटी की बात करी जाए तो वो सेम पीसीटी की तरीके होता है। तो याद रखना कुछ कुछ आसान है कि नहीं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, चैप्टर समझ में तो आ रहा है। हाँ, सोना नहीं है, ठंडी पड़ रही रजाई में लेट के सो गए, जागे रहना। ठीक है, हम लोग यूरिन फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप पढ़े, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद उसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, फिर उसके बाद पढ़ा रीअब्जॉर्प्शन, और फिर पढ़ा ट्यूबुलर सेक्रीशन। फिल्ट्रेशन में पढ़ा कि वो कौन कौन से प्रेशर हैं जो फिल्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और वो कौन सा प्रेशर है जो फिल्ट्रेशन को रोक रहा होता है। तो उसमें हमने जीएफपी पढ़ा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर पढ़ा, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ा। अब ये जो 3 नाम है ना, ये आपकी बुक में नहीं है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है ये 10 mmHg होता है, जिस प्रेशर से यहाँ पर चीजें फिल्टर हो रही हैं। और इस फिल्टर होने के बाद जो यहाँ पर फिल्ट्रेट बन रहा होता है वो 125 ml पर मिनट बन रहा होता है, जिसके हिसाब से एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बन जाएगा। पर वो 180 लीटर का 90% हिस्सा हमारा रीअब्सॉर्ब होकर वापस ब्लड में आ जाता है। फिर लास्ट में केवल 1 से 2% हिस्सा कंसंट्रेटेड यूरिन में चेंज होता है, जो लगभग 1 से 1.5 लीटर होती है। ठीक है, तो चीजों को रीअब्सॉर्ब कराने के बाद, इन चीजों को रीअब्सॉर्ब कराने के बाद और इन चीजों को सेक्रीट कराने के बाद तब जाके लास्ट में हमारी यूरिन बन पाती है। अब उसके बाद अपनी बुक में देखना तो लास्ट में एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें मिक्चुरेशन के बारे में समझाया होगा। बातों बातों में हम लोग मिक्चुरेशन की प्रोसेस पहले भी समझ चुके हैं। होता क्या है कि जब किडनी से ये सारी चीजें बन के कलेक्टिंग डक्ट से इकट्ठा होके और आगे निकल रही होती, यूरिन का पैसेज तो हमने पढ़ा है ना, फिर डक्ट ऑफ बिलिनी से होते हुए फिर आगे पूरा माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, फिर नीचे यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर। तो जब वो ब्लैडर में आके इकट्ठा होती हैं तो ब्लैडर में क्या होती हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जैसे जैसे ब्लैडर भरता जाता है तो उसकी वॉल स्ट्रेच होती जाती है। जब ये फुली स्ट्रेच हो जाती है, यानी जब ब्लैडर पूरी तरीके से फिल हो जाता है, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन को एक सिग्नल देते हैं कि अब आपको स्फिंक्टर रिलीज करने का टाइम आ गया है। नीचे स्फिंक्टर होते हैं, 2 स्फिंक्टर पढ़ाए थे, एक आउटर और एक इनर। आउटर स्फिंक्टर कैसा होता है, वॉलेंट्री होता है, जबकि इनर स्फिंक्टर इनवॉलेंट्री होता है, वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है। तो अब ब्रेन उन स्फिंक्टर को रिलीज करना चालू करता है ताकि हम यूरिनेशन कर पाए, और इसी यूरिनेशन की मैकेनिज्म को बोला जाता है मिक्चुरेशन। ठीक है, यूरिनेशन की मैकेनिज्म को बोला जाता है मिक्चुरेशन। अगर हमारे पास सारी कंडीशन ओके होती है तो फिर हम अपने आउटर स्फिंक्टर को भी अलाउ कर देते हैं, यानी ओपन कर देते हैं, और मिक्चुरेशन इजीली हो जाता है। हो कैसे रहा है ये समझ में आ रहा है। अच्छा, पेरिस्टाल्सिस जानते हो क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट होता है जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है, जो कि हमारी इनर मसल्स में चल रहा होता है ताकि चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए। फिर चाहे वो हमारी गट का फूड हो, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में ले जाना है, तो अगर वहां पर पेरिस्टाल्सिस यानी कि वो वेव नहीं चल रही होगी तो कैसे आगे बढ़ेगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का सही से ना हो पाना भी कॉन्स्टिपेशन का एक कारण होता है। तो वही कहीं ना कहीं मूवमेंट हमारे यूरेटर्स में भी हो रहा होता है या हमारे ब्लैडर में भी हो रहा होता है, जिसकी वजह से यूरिन इकट्ठा होकर नीचे आ रहा होता है। जैसे ही ब्लैडर बढ़ने लगता है तो उसकी वॉल स्ट्रेच करती है, वॉल के स्ट्रेच करते ही हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि अब ब्लैडर पूरा भर चुका है। फिर उसके बाद अब आपको मिक्चुरेशन करना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताएं कि जब अगले साल ये चैप्टर आएगा तो मिक्चुरेशन में भी एक कंडीशन आती है कि अगर आप इमरजेंसी में हो तब क्या होता है, फिर हमारे ब्लैडर से एक निगेटिव सिग्नल ब्रेन के पास जाता है कि अभी ये व्यक्ति सही कंडीशन में नहीं है, मिक्चुरेशन नहीं कर सकता है। तो ब्रेन क्या करता है कि उसकी वॉल को डायलेट कर देता है, यानी ब्लैडर अपनी वॉल को डायलेट करना चालू करता है और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता है ताकि वो कुछ देर यूरिन को और होल्ड कर सके या कुछ और यूरिन को होल्ड कर सके। पर उसकी भी एक सीमा है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रोक दिया तो फिर रुका ही हुआ है। एक सीमा है, अगर वो 1 लीटर की उसकी कैपेसिटी होगी तो वो ज्यादा ज्यादा 1 से 1.5 कर लेगा खुद को इमरजेंसी में। ये थोड़ी ना है कि भरती रहे, फिर खाली तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो ऐसे टाइप के लिए भी एक मैकेनिज्म होती है, वो खैर हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मिक्चुरेशन इतना ही है
कि स्ट्रेस रिसेप्टर वाली कहानी है, वही हमारे ब्रेन को सिग्नल देंगे, हमारे स्फिंक्टर लूज होंगे, और जब वो लूज होंगे तो मैच्यूरेशन इजीली हो जाएगा। यूरिन फॉर्मेशन समझ में आया है बेटा? होप सो आया हो। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक बार इसको फिर से समझा दूंगा, नहीं तो बैक करके देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यूरिन बन चुकी है, अब अगला हमें क्या पढ़ना है? अब इस थोड़ा सा यूरिन के बारे में देख लेते हैं कि इसका कैसा कलर होता है, इसका कैसा ऑर्डर होता है, इसका कैसा पीएच होता है। थोड़ा सा यूरिन की डिटेल पढ़ लेंगे। फिर कुछ यूरिन में एबनॉर्मल चीजें अगर हो रही हो तो उसमें क्या क्या चीजें हो रही होती हैं वो देख लेते हैं, कि जैसे ब्लड में, अगर यूरिन में ब्लड आ रहा हो तो उसको हिमैटूरिया बोलते हैं। यूरिन में हमारा ग्लूकोज आ रहा हो तो उसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। ऐसी अलग अलग चीजें ये देख लेंगे, और फिर उसके बाद आगे मूव कर जाएंगे हम लोग। फिर क्या बचेगा? लास्ट बचेगा फिर डायलिसिस बचेगा, वही बता देंगे, काम खत्म। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको बेटा, फिर आगे बढ़ा जाए। अब बेटा आ चुके हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, जहां पर हमें क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ यूरिन, यानी एक्सक्रीशन के दौरान जो हमने कंसेंट्रेटेड यूरिन बनाई है, इसकी अपनी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे द कलर ऑफ यूरिन इज क्लियर येलो। इसका जो कलर होता है वो क्लियर येलो होता है, ड्यू टू विच पिगमेंट? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी यूरिन का कलर क्या होता है? येलो होता है। अच्छा, ये जो यूरिन का कलर है ना, ये वेरी भी करता है थोड़ा हमारे डाइट के अकॉर्डिंग। जैसे कभी आपने बहुत ज्यादा ड्रग का मतलब मेडिसिन वगैरह ले रखी है किसी फीवर वगैरह में, तो उसका कलर वेरी करता है। आपके वाटर इनटेक पे डिपेंड करता है कि इसका कलर कैसा होगा। अगर आप बहुत अच्छा खासा पानी पीते हो तो फिर ये क्लियर व्हाइट भी होगा, और अगर नहीं पीते हो तो फिर ये डार्क येलो भी होगा। अगला है क्वांटिटी। द क्वांटिटी इज 1 to 1.5 लीटर इन अ डे, बट वेरी अकॉर्डिंग टू वाटर इनटेक। वही बात आ गई बेटा कि वैसे जो इसकी क्वांटिटी होती है वो 1 से 1.5 लीटर होती है पर डे के अकॉर्डिंग, पर डिपेंड करता है हमारी डाइट पे। अगर हम पानी ज्यादा पियेंगे तो यूरिनेशन भी ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। अगला है पीएच। इसका जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, 5 to 8 के बीच में माना जाता है, पर जो इसका बेस्ट पीएच होता है वो 6 कंसिडर किया जाता है, यानी स्लाइटली एसिडिक। और अगर एसिडिक पीएच है तो ऑर्डर इसका कैसा होता है? कभी कभी स्ट्रॉन्ग, डिपेंडिंग ऑन नाइट, या आप स्टंड हो तो अमोनिया के कंसंट्रेशन की ज्यादा वजह से इसका जो ऑर्डर होता है वो कभी स्ट्रॉन्ग लग सकता है, पर वैसे फेंट ऑर्डर होता है। ठीक है, हल्का ऑर्डर होता है। कंस्टिट्यूएंट की बात करी जाए तो नॉर्मली यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर एंड 5% ऑफ सॉलिड वेस्ट। यूरिन के अगर कंस्टिट्यूएंट की बात करी जाए तो इसमें 95% वाटर होता है और 5% में सॉलिड वेस्ट होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट की अगर बात करी जाए तो उसमें यूरिया आ जाता है, क्रिएटिनिन आ जाता है और यूरिक एसिड आ जाता है। क्रिएटिनिन से याद आया बेटा कि कई सारे ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जिनको जिम जाते ही पहले क्रिएटिन लेना होता है। क्रिएटिन एक अच्छा मटेरियल है, मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा, पर क्रिएटिन से होता क्या है कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में, थोड़ा सा उसके पीछे की साइकोलॉजी समझना जरूरी है। क्रिएटिन क्या करता है? बॉडी में जाके हमारी जो एटीपी खर्चा हो रही होती है, तो एटीपी जब खर्चा होती है तो कैसे होती है? एटीपी में एक फॉस्फेट अलग हो जाता है और वो बदल जाती है एडीपी में। तो क्रिएटिन क्या करता है? क्रिएटिनिन फॉस्फेट में टूटता है बॉडी में जाके, और वो फॉस्फेट वापस से एटीपी को एटीपी में बदलने में मदद करता है, यानी हमारी एनर्जी को वापस से बनाने रखने में मदद करता है, ताकि हम एक्स्ट्रा रैप मार पाए या हमारे हमेशा हम एनर्जेटिक फील कर पाए। हमारी मसल्स में वाटर इनटेक बढ़ाने का काम भी क्रिएटिन करता है। पर ये जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट है, इसके साथ एक बाय प्रोडक्ट बनता है क्रिएटिनिन। जैसे क्रिएटिन आपने इनटेक किया, वो बॉडी में जाके क्रिएटिनिन फॉस्फेट बनाएगा। इस क्रिएटिनिन फॉस्फेट ने अपना फॉस्फेट किसको दे दिया? एडीपी को दे दिया। तो क्या बन गया? वापस से एटीपी बन गया, हमें एनर्जी मिल गई। पर बचा क्या? क्रिएटिन बचा ना। क्रिएटिनिन जो बचा है, अब ये हमारे लिए एक टॉक्सिक मटेरियल है जिसको किडनी को बाहर निकालना पड़ता है। ये टॉक्सिक मटेरियल किडनी 100% एलिमिनेट करती है। तो अगर आप अच्छा खासा पानी नहीं पी रहे हो तो किडनी को वजन पड़ेगा इस क्रिएटिनिन को बाहर निकालने के लिए, और अगर हम किसी ऑर्गन पे जोर डालेंगे तो उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप क्रिएटिनिन ले रहे हो और साथ साथ एक्स्ट्रा वाटर नहीं इनटेक कर रहे हो। तो अगर आपकी मतलब आपके पर डे रूटीन में 4 से 5 लीटर पानी इनटेक नहीं है तो आपको क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये क्रिएटिनिन वही क्रिएटिनिन है। बाकी इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात करी जाए तो इसमें सोडियम क्लोराइड आ जाता है, पोटेशियम क्लोराइड आ जाता है, अमोनिया आ जाता है, जिसको हम नॉर्मली यूरिन से बाहर निकालते हैं। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट। अब एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट की बात करते हैं, यानी कि एबनॉर्मल में कई बार क्या होता है कि हमारी यूरिन से ब्लड आने लगता है, जिस कंडीशन को बोला जाता है हिमैटूरिया।
अगर हमारी यूरिन से ब्लड आ रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, हिमैटयूरिया। और वहीं अगर हमारी यूरिन से ग्लूकोज आ रहा है तो उसको बोला जाता है ग्लाइकोसूरिया। बुक में एक और भी दिया होगा कि अगर यूरिन से एल्ब्यूमिन आ रहा है तो उसको एल्ब्यूमिन यूरिया बोलते हैं। उतना पूछा नहीं जाता है, ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट को एक बात कही जाती है कि अगर वो बाथरूम करके चला जाए और पानी न डाले तो उसकी बाथरूम पे चींटी लग जाती है। क्यों? क्योंकि उससे उसकी यूरिन में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो उसी कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया बोला जाता है। अब आपकी बुक में कहीं ना कहीं यूरिन के टेस्ट की भी बात करी होगी। तो जो नॉर्मली इसका टेस्ट होता है वो सॉल्टी होता है, पर कई बार स्वीटिश होता है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, यानी डायबिटीज मेलिटस है, दो तरीके की डायबिटीज होती है, एक डायबिटीज मेलिटस और एक डायबिटीज इंसिपिडस। अगर मेलिटस है यानी एक पक्की डायबिटीज है तो उसकी जो यूरिन होगी उसको स्वीटिश टेस्ट होगा क्योंकि ग्लूकोज होगा। और कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है एडीएच। एडीएच की कम हो जाने की वजह से हमारा यूरिनेशन बढ़ जाता है। तो यूरिनेशन बढ़ जाता है तब फिर यूरिन टेस्टलेस हो जाती है। तो यूरिन हमारी नॉर्मली सॉल्टी होती है। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज मेलिटस है तो स्वीटिश टेस्ट की होती है। और डायबिटीज इंसिपिडस है यानी झूठी डायबिटीज है, एडीएच की डिफिशियंसी की वजह से, तो उसमें यूरिन का कोई टेस्ट नहीं होता है, वो टेस्टलेस होती है। यहां तक की बातें अगर समझ में आ रही हो तो आगे आपको ये भी एक बात पता होनी चाहिए कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब और दूसरा पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से एक हार्मोन निकल रहा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडीएच, ठीक है। पोस्टीरियर लोब से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये एडीएच वो हार्मोन है जो हमारे डीसीटी को कहीं ना कहीं वाटर को रीअब्जॉर्ब कराने में मदद करता है, डीसीटी को फोर्स करता है कि वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाए। अगर किसी कारणवश बॉडी में एडीएच की डिफिशियंसी हो जाती है तो फिर हमारी जो किडनी होती है वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है और हमारा यूरिनेशन बढ़ जाता है, यानी हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर लॉस होने लगता है। तो वो एक एडीएच का केस होता है। और ये जनरली ठंडियों में देखने को मिलता है जब हमारे स्वेटिंग नहीं हो रही होती है। आपने देखा होगा ठंडियों में वॉशरूम ज्यादा हम लोग जाते हैं ना, क्योंकि एक तो वो कारण है कि गर्मियों में क्या हो रहा होता है कि स्वेटिंग हो रही होती है, तो स्वेटिंग से एक्स्ट्रा यूरिया और सॉल्ट्स बाहर चले जा रहे होते हैं, तो हमें उतनी यूरिनेशन की नीड नहीं पड़ती है। ठंडियों में स्वेटिंग भी नहीं हो रही होती और दूसरा एडीएच की भी डिफिशियंसी हो जाती है कहीं ना कहीं, इसलिए यूरिनेशन की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। और अगर किसी नॉर्मल कंडीशन में किसी पेशेंट को एडीएच की डिफिशियंसी हो रही है तो उसके यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और वो पेशेंट ऐसा डायबिटिक लगने लगता है पर उसके डायबिटीज होता नहीं है। इसी डायबिटीज को डायबिटीज इंसिपिडस बोला जाता है, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस जो होती है वो तो पेनक्रियास में इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से होती है, पर अगर एडीएच की डिफिशियंसी से ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई पेशेंट कि हाँ इसके डायबिटीज हो सकती है इसीलिए इसको इतनी बाथरूम आ रही है या इसीलिए इसके ब्लड का शुगर बढ़ा हुआ लग रहा है, तो ये इंसिपिडस डायबिटीज होती है जो एडीएच की डिफिशियंसी की वजह से होती है। अगर आपको बेटा यूरिन की फिजिकल प्रॉपर्टी, यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट समझ में आ रहे हैं तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो ये टॉपिक है कि अगर किसी पेशेंट में उसकी किडनी फेल हो जाए। आपने कई बार सुना होगा कि इनकी किडनी फेल हो गई, तो किडनी फेल के दौरान क्या करना पड़ता है। अब किडनी फेल हो गई है तो सबसे पहले तो उस ऑर्गन का जो रोल था आपकी बॉडी में उस रोल को प्ले करना पड़ेगा, यानी उस रोल का उसका काम करना पड़ेगा। अब किडनी का मेन काम था ब्लड को फिल्टर करना, अब वो फेल हो गया ऑर्गन, तो ब्लड को फिल्टर कौन करेगा, तो एक आर्टिफिशियल मशीन से ब्लड को फिल्टर किया जाता है। क्या किया जाता है कि आपके हाथ में वीगो लगा के आपके ब्लड को बाहर निकाला जाता है, एक डायलिसिस मशीन होती है, उस मशीन से उस ब्लड को पास आउट कराया जाता है। तो वो एक आर्टिफिशियल किडनी की तरीके रोल प्ले करती है जिसमें आपके वो ब्लड को फिल्टर करती है, उससे यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल्स को बाहर निकालती है, ठीक है, और प्योर करके ब्लड को वापस दूसरे हाथ में वीगो लगा के बॉडी में भेजा जाता है। तो इसी को कहीं ना कहीं हीमोडायलिसिस भी बोला जाता है क्योंकि इसमें आप ब्लड को फिल्टर कर रहे हो। तो एक और होती है पेरिटोनियम डायलिसिस होती है, पर वो एक अलग का मुद्दा है। तो ये हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि एक डायलिसिस मशीन होती है जिसमें पेशेंट के ब्लड को बाहर निकाल के फिल्टर करके वापस से उसके बॉडी में डाला जा रहा होता है। किस दौरान, अगर उसकी बॉडी में किडनी फेलियर जैसे चीजें हो गई हो, यानी उसकी किडनी फेल हो गई हो, तो ये ब्लड को फिल्टर करने का एक जरिया है। अब एक बार यहां से आपके चैप्टर का एंड होता है, एक बार शुरुआत से सारी बातें देख लो कि हमने क्या क्या पढ़ा।
हमने जब चैप्टर का शुरुआत किया तो हमने सबसे पहले एक्सक्रीशन की डेफिनेशन समझी। जब एक्सक्रीशन की डेफिनेशन समझी फिर ये समझा कि हमारी बॉडी में वो क्या क्या मटेरियल्स होते हैं जिनको हमें एक्सक्रीट आउट करने की जरूरत होती है। हमने मेटाबॉलिक वेस्ट देखे, नाइट्रोजनस वेस्ट देखे। जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के द्वारा बन रहे हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जैसे रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा बनने वाला CO2 वगैरह। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होते हैं, जिसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आ जाता है। हमारे अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जो अलग अलग टाइप के वेस्ट को बाहर निकालने का काम कर रहे होते हैं। एक हमारे एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, दूसरा मेन होता है। जो एसेसरी होते हैं उसमें हमारी स्किन आ जाती है, लंग्स आ जाते हैं, लिवर आ जाते हैं। बाकी जो हमारे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं उसमें हमारे किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा आ जाती है। जो हमारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो बॉडी की बाहर की चीजों को निकाल रहे होते हैं, पर ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसको प्यूरिफाई करने का काम तो हमारी किडनी कर रही होती है। जिसमें से लिवर का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है कि लिवर हमारे हाईली टॉक्सिक मटेरियल को लीस्ट टॉक्सिक मटेरियल में चेंज कर रहा होता है, जिससे अमोनिया का डीएमिनेशन करके उसको यूरिया में बदल रहा होता है। कैसे हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा प्यूरिन्स खा रहे हैं वो प्यूरिन्स जेंथिन में बदल रहे हैं, और फिर वो जेंथिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में यूरिक एसिड में बदल रहा है। फिर हमने कहीं ना कहीं ये देखा कि जो हमारे अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप का एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिसके आधार पर हम एनिमल को 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अगर कोई अपनी बॉडी से अमोनिया को एलिमिनेट कर रहा है तो वो अमोनोटेलिक, यूरिया को कर रहा है तो यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड को कर रहा है तो यूरिकोटेलिक। तीनों का फॉर्मूला बेटा याद रखना, अमोनिया का NH3 होता है, यूरिया का NH2CO NH2 होता है, और यूरिक एसिड का क्या होता है C5H4N4O3। ठीक है, ये फॉर्मुलेज एक बार याद रखिएगा। फिर उसके बाद हमने आगे क्या पढ़ा, आगे हमने नेफ्रॉन को समझा कि नेफ्रॉन हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। नेफ्रॉन का डायग्राम देखा, किडनी का डायग्राम देखा, किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर देखा, आउटर स्ट्रक्चर देखा, इनर स्ट्रक्चर देखा, उसकी पोजीशन को रेट्रोपेरिटोनियल क्यों बोला जाता है ये समझा, उसकी जो लोकेशन होती है वो T12 से L3 के बीच में होती है ये समझा। जो हमारी राइट होती है वो थोड़ी नीचे होती है, लेफ्ट थोड़ी ऊपर होती है, क्योंकि लिवर होता है वहां पर। इसके ऊपर एक पेयर में ग्लैंड होती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ये सारी चीजें खत्म करने के बाद हमने यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म देखी, और यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म में 3 स्टेप समझे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोला जाता है, जहां पर हमने नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के द्वारा बनने वाले फिल्ट्रेट को समझा, जो कि पर मिनट 125 ml होता है। इसके बाद हमने ये समझा कि कैसे कंसंट्रेटेड यूरिन बन रही होती है। फिर उस बनी हुई यूरिन की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद उसके कंस्टिट्यूएंट पढ़े, उसके एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट पढ़े, और किसी कारणवश अगर किडनी फेलियर जैसे चांसेस हो जाते हैं तो उसमें डायलिसिस करनी पड़ती है, जिसको आर्टिफिशियल किडनी का नाम दिया जाता है, वो प्रोसेस समझी। हमने ADH का रोल पढ़ा कि एंटी डायरेटिक हार्मोन का हमारी किडनी में क्या क्या रोल होता है। यहां से बेटा आपका चैप्टर एंड होता है, और क्लास 10 का ये ICSE का इतना सफिशिएंट सिलेबस है कि इसके तो यहां से बेटा हमारे इस चैप्टर का एंड होता है। होप सो कि आपको मजा आया हो। हमने पूरे एक्सक्रीशन को डिटेल में खत्म किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र होके बैठिएगा बोर्ड एग्जाम में और मन से करिएगा। जैसे हमने एक्सक्रीशन को खत्म किया ऐसे ही एक एक करके हम लोग अपने आगे के सारे टॉपिक्स को खत्म करेंगे, यानी सारे चैप्टर्स को खत्म करेंगे। तो साथ में बने रहिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।